आगद ने फिर से अनिका को परेशान करना शुरू कर दिया। आगद ऐसे ही अनिका को आधे घंटे तक परेशान करता रहा। अनिका आगद की हरकत से हैरान तो थी ही, बल्कि उससे ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा था। अनिका ने इस बार आगद के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, बस मैं थक गई। आगद ने अनिका की आंखों में देखते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा, अंडस्को, तुमने क्या किया है जो तुम थक गई? सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तुमने तो थोड़ा भी रिप्लाई नहीं किया। अनिका ने नाराज होकर मुंह पिचका लिया। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो अंगद शिवाय चिल्लाने के, गुस्सा करने के, कुछ नहीं करता था, वह अब ऐसी बातें भी करने लगा है। सच में अंगद तो अनिका के साथ दिन पर दिन बेशर्म होता जा रहा था। अंगद ने अनिका को देखा तो अनिका की आंखें नम हो गई। अंगद अब रुक गया। अंगद अनिका के साइड में लेटा हुआ बोला, अंडस्को, अच्छा ठीक है अनु, सो जाओ। आगद के मुंह से अनु सुनकर अनिका की आंखें और ज्यादा फैल गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आगद ने अनिका का सिर अपने कंधे पर रख लिया और फिर उसे बोला, अंडस्को, सो जाओ, वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही काम करती हो। आगद के मुंह से अपने लिए अनु सुनकर कहीं ना कहीं अनिका को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी वह किसी वहम में नहीं रहना चाहती थी और ना ही कोई गलतफहमी पालना चाहती थी, इसलिए उसने अपने अंदर की खुशी को वहीं दबा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका ने 2-3 मिनट ही अपनी आंखें बंद की थी कि अंगद झट से अनिका की तरफ पलट गया और बोला, अंडस्को, अनु तुम सो गई। अनिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। हालांकि अनिका जग रही थी। उसने सोचा अंगद 2-3 आवाज लगाएगा और फिर सोचेगा कि वह सो गई, लेकिन अंगद अनिका को पिछले 1 साल से देख रहा था। वह जानता था अनिका इतनी जल्दी नहीं सोती। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को, अनु तुम सो गई। अनिका ने इस बार भी रिप्लाई नहीं किया। आगद ने कहा, अंडस्को, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनते ही अनिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और आगद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आगद हंसता हुआ अनिका के चेहरे के करीब गया और उसकी गर्दन को चूम लिया और फिर अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, सो जाना, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये औरतों वाली समस्या क्या होती है? ये सुनकर अनिका ने कसकर आंखें बंद कर ली। वह यही चाहती थी कि अगद कभी उससे यह बात ना पूछे, लेकिन अगद को अचानक ही वह बात याद आ गई और उसने अनिका से पूछ लिया। अनिका बोली, अंडस्को, मुझे नहीं पता, आप जाकर भैया से ही पूछे। अगद ने कहा, अंडस्को, सोच लो अनिका, ऐसा ना हो कि मुझे बाद में पता चले कि तुम्हें तो पता थी और तुमने मुझे बताया नहीं, फिर तो मैं कहाँ कहाँ पनिशमेंट दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर तो अनिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अंगद को इस बात का क्या जवाब दे। ऊपर से अंगद का इतना सॉफ्ट नेचर उसे पागल कर रहा था। अंगद थोड़ा सा अनिका के करीब गया और उसने अपनी गर्म सांसें अनिका के गाल पर छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, बताओ ना अनु, क्या होती है औरतों की समस्या? क्या हुआ है धरा भाभी को? अनिका ने अंगद के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा दूर करते हुए कहा, अंडस्को, वह मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। अनिका की बात सुनकर अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अंडस्को, ठीक है, मत बताओ, लेकिन पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। अंगद फिर से अनिका के चेहरे की तरफ झुकने लगा तो अनिका ने फिर से अंगद को रोकते हुए कहा, अंडस्को, मैं बताती हूँ। इतना कहकर अनिका ने अंगद का फोन उठा लिया जो नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। अनिका ने फोन अंगद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, इसका लॉक खोल कर दीजिए। अंगद ने कहा, अंडस्को, आई लव यू। ये सुनते ही अनिका ने अंगद की तरफ देखा और अंगद बड़े प्यार से अनिका को ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ सेकंड तक देखते रहे। अनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। कहीं ना कहीं अनिका के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अनिका के अंदर अंगद की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, इसका लॉक खोल दीजिए, तभी तो बताऊंगी औरतों की समस्या क्या होती है। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को, इसका लॉक ही तो बता रहा हूँ, आई लव यू। अनिका ने चोर नजरों से अंगद को देखा और फिर अंगद के फोन का लॉक खोल दिया। अनिका ने पीरियड की सारी इंफॉर्मेशन निकालकर अंगद के सामने फोन कर दिया। अंगद ने वह इंफॉर्मेशन पढ़ी और एक बार अनिका को देखा तो अनिका तो शर्म से नजरें गड़ाए बेड में देख रही थी। अंगद ने धीरे से पूछा, अंडस्को, ये सबको होता है? अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। अंगद ने फिर पूछा, अंडस्को, और यह क्यों होता है? इस पर अनिका ने कहा, अंडस्को, इसी वजह से लड़की प्रेग्नेंट होती है।
मतलब जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक उसे पीरियड नहीं होते। अनिका ये सारी बातें जमीन में देखकर बोल रही थी। अंगद ने भी फ्लो में बोल दिया, अंडरस्को, मतलब जब हमारे बच्चे होंगे तो तुम्हें पीरियड नहीं होंगे। अंगद की यह बात सुनकर अनिका ने फिर से एक बार अंगद की तरफ देखा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंगद को हो क्या गया है। वह तो एक नजर भी उसे बर्दाश्त नहीं करते थे, अब अचानक से ही इतना प्यार कैसे करने लगे। अनिका को कहाँ पता था कि अंगद का प्यार अब दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और जब उसे अपनी शादी का सच पता चलेगा तब तो उसका प्यार अनिका के लिए हद भी प्यार करने लगेगा। अनिका की ऐसी हैरान भरी शक्ल देखकर अंगद ने कहा, अंडरस्को, देखा क्या रही हो, हमारे बच्चे नहीं होंगे। अनिका कुछ नहीं बोली। अनिका अंगद की तरफ नहीं देख रही थी, पूरे कमरे में इधर उधर नजर घुमा रही थी। अंगद ने फिर पूछा, अंडरस्को, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें भी होता है ये सब? अनिका ने अब थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, अंडरस्को, अभी तो बताया सबको होता है, मुझे भी होता है। अंगद ने कहा, अंडरस्को, तब तो तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती होगी। अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वह चाहकर भी अंगद को कुछ कह नहीं सकती थी, अपनी नाराजगी अंगद को दिखा नहीं सकती थी। अनिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अंगद ने भाप लिया। अंगद ने फिर कहा, अंडरस्को, बताओ ना, जब तुम्हारे पीरियड होते हैं तब तुम कैसे मैनेज करती हो? तुम्हें भी दर्द होता है? इस बार अनिका की आंखों में पानी आ गया। अनिका ने भरे गले से कहा, अंडरस्को, जब मुझे पीरियड आते थे तो आप मुझे बहुत डांटते थे। जिस दिन आपने मुझे बालकनी में धूप में खड़ा किया, उस दिन मेरा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे सबसे ज्यादा पेन होता है, और इसीलिए मैं उस दिन बेहोश हो गई थी। अनिका को ऐसे देखकर अंगद के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। अंगद को अपने किए पर पछतावा था, लेकिन सिवाय पछतावे के वह कर भी क्या सकता था, पलटकर उस वक्त में वापस तो नहीं जा सकता था। अनिका कुछ नहीं कहना चाहती थी, फिर भी अंगद कितना पूछने पर उसने कुछ ही बातें अंगद को बता दी, या कह सकते हैं कि अंगद की शिकायत अंगद के सामने कर दी। अनिका ने जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल किया और उठकर सोफे पर चली गई, और अंगद बालकनी में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था वह कल रात कितना रोई है। अंगद कितनी भी कोशिश कर लेता लेकिन अनिका के साथ उसका किया हुआ मिसबिहेव याद करके अनिका को रोना आ ही जाता था। अनिका अंगद के लिए नाश्ता बना रही थी और तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए तो अनिका का डर गई, लेकिन उसे वह जाना पहचाना स्पर्श लगा। अनिका समझ गई कि हो ना हो यह अंगद है। भला अंगद के अलावा किस में इतनी हिम्मत है जो अनिका को इस तरीके से दीवान महल में पकड़ ले। अंगद ने अनिका की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर कहा, अंडरस्को, क्या बना रही हो अनु? अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन अंगद के मुंह से अनु सुनकर कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लगता था। अनिका ने गुस्से में कुछ नहीं कहा। अंगद फिर बोला, अंडरस्को, मैंने कहा था ना, अगर तुम गलती करोगी तो पनिशमेंट मिलेगी। अनिका झट से बोली, अंडरस्को, आलू के पराठे। अंगद ने गैस ऑफ किया, अनिका को अपनी तरफ घुमाया, फिर अपना माथा अनिका के माथे से लगा कर कहा, अंडरस्को, अनिका मैं पास ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ फ्यूचर देख रहा हूँ। अनिका कुछ नहीं बोली लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं अंगद की बातें इफेक्ट कर रही थी। अंगद ने फिर कहा, अंडरस्को, आज शाम को डिनर पर चलेंगे। अंगद थोड़ा सा दूर हुआ और अनिका के हाँ बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन अनिका का हाँ बोलने का कोई मूड नहीं था। अनिका कुछ बोलती उससे पहले ही अंगद ने कहा, अंडरस्को, अगर मना करेगी तो पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर अनिका का मुंह बन गया। अनिका थोड़ा सा गुस्से में बोली, अंडरस्को, जब खुद ही सब कुछ डिसाइड करना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस पर अंगद ने अनिका के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, मैं तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है। शाम को तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेस डिलीवर हो जाएगी, तो उनमें से जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे वह पहनकर तैयार हो जाना, फिर हम डिनर पर चलेंगे। अनिका सब समझती थी। अनिका पलट गई और उसने अपनी गैस ऑन करते हुए कहा, अंडरस्को, उसे डिनर नहीं डेट कहते हैं। अंगद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर से अनिका को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, अंडरस्को, मैं जानता था मेरी वाइफ बहुत स्मार्ट है। देखा, मैंने तुम्हें बताया भी नहीं और तुम समझ भी गई। खैर छोड़ो, जब तुम्हें पता चल ही गया कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं तो ठीक से रेडी रहना, क्योंकि डेट पर तो बहुत कुछ होता है ना। ये सुनकर अनिका ने कसकर आंखें बंद कर ली।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंगद को हो क्या गया है। तभी वहां किसी के खांसने की आवाज हुई, लेकिन अंगद ने अनिका को नहीं छोड़ा। अनिका ने अपनी कोहनी अंगद के पेट पर मार दी और अंगद को सच में दर्द हो गया। अंगद ने अपना पेट पकड़कर कहा, अंडस्कोप क्या है अनु? अनिका बोली, अंडस्कोप दिख नहीं रहा देव, यही है। इस वक्त देव का वहां आना अंगद को खल रहा था। एक तो पहले ही अनिका उससे नाराज थी, ऊपर से वह थोड़ा बहुत टाइम अनिका के साथ बिताता तो उसे खराब करने देव आ जाता। अंगद हल्के गुस्से में बोला, अंडस्कोप, हाँ तो मैं देव से डरता हूँ। अपनी ही बीवी को गले लगाया है, किसी दूसरे की बीवी को नहीं। देव ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्कोप तुम मुझसे नहीं डरते ना, लेकिन आज के बाद से डरने लगोगे। खैर छोड़ो। फिर वह अनिका के पास गया और बोला, अंडस्कोप सुना है आजकल बड़ा नामकरण हो रहा है अनु। इतना कहकर अंगद ने अनिका के कंधे पर अपना कंधा मार दिया और अनिका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अंगद को अनिका की मुस्कुराहट अच्छी भी लग रही थी और कहीं ना कहीं उसे गुस्सा भी आ रहा था। अनिका अंगद के साथ कभी इतना नहीं मुस्कुराई, लेकिन देव का चार्म ही कुछ ऐसा था, उसके पास तो कोई बिना मुस्कुराए रह ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद अंगद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। धीरे धीरे सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। अंगद ने अनिका को भी बैठने के लिए कहा, अनिका भी बैठ गई। सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वही यज्ञ के दिमाग में देव की कही हुई बातें अभी भी घूम रही थी कि आखिर यामिनी ने अपनी जिंदगी डेडिकेट क्यों कर दी। यज्ञ ने एक बार यामिनी को देखा जो यश के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। उसने यश को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और छोटे छोटे बाइट उसे खिला रही थी और यश भी अपने दांत दिखाता हुआ अपनी मम्मा के हाथ से खा रहा था। यज्ञ एकटक माँ बेटे को ही देखता रहा। यज्ञ के दिल में दिन पर दिन यामिनी के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। यज्ञ ने भी फिर एक छोटा सा बाइट लिया और यश की तरफ बढ़ा दिया और यश ने भी अपने पापा के हाथ से खा लिया। एक बार यज्ञ यश को खिलाता और एक बार यामिनी यश को खिलाती। इस वक्त तीनों ही परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ धनंजय भी धरा की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था। धरा का मूड स्विंग हो रहा था। धरा ने धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को मिस्टर दीवान, मेरा खाने का मन नहीं है। इस पर धनंजय ने धरा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, अंडस्को बाहर का कुछ खाना है, कुछ ऑर्डर कर दूं? लेकिन धरा ने ना में ही गर्दन हिला दी। तभी धनंजय को याद आया कि बचपन में जब उसने धरा को पेस्ट्री खिलाई थी तो धरा बहुत खुश हो गई थी। धनंजय ने अपना फोन निकाला और कुछ ही सेकंड में पेस्ट्री ऑर्डर कर दी। करीब 10 मिनट बाद दीवान महल का केयरटेकर सुधीर अपने हाथ में एक बड़ा सा पेपर का बैग लेकर खड़ा था। धनंजय ने उसे देखकर अपने पास आने का इशारा किया और सुधीर उनके पास चला गया। सुधीर ने वह पेस्ट्री टेबल पर रख दी। धनंजय ने वह कागज का बॉक्स ओपन किया और उसमें से एक पेस्ट्री निकालकर धरा के सामने कर रख दी। धरा ने एक नजर पेस्ट्री को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। धरा को पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसने अपने दर्द के चलते पेस्ट्री खाना छोड़ दिया था और आज धनंजय ने फिर से उसे पेस्ट्री ऑफर की थी। धरा ने एक नजर धनंजय को देखा और फिर मन ही मन बोली, अंडस्को कहीं दोस्त को पता तो नहीं चल गया कि मैं 2 चोटी वाली हूँ? नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता होगा? मैंने तो इन्हें बताया नहीं, और अगर इन्हें मेरी शक्ल याद होती तो मुझे पहली ही रात अपने कमरे से नहीं निकालते, फिर इन्होंने ये पेस्ट्री क्यों ऑर्डर की? धरा अपने ही ख्यालों में थी कि धनंजय ने पेस्ट्री को चम्मच में लेकर धरा की ओर बढ़ा दिया। धरा कुछ सेकंड तक धनंजय को ही देखती रही। धनंजय ने कहा, अंडस्को मुझे देखने से पेस्ट्री तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगी, उसके लिए तुम्हें मुंह खोलना होगा। धरा ने अपना थोड़ा सा मुंह खोल दिया और धनंजय ने उसे पेस्ट्री खिला दी। धनंजय ने फिर सबको देखकर कहा, अंडस्को अब क्या मैं सबको खिलाऊं या तुम सब खुद खा लोगे? ये सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और सब ने एक एक पेस्ट्री ले ली और फिर सब प्यार से खाने लगे। देव सबको देख रहा था। सही मायने में अब जाकर उनकी फैमिली कंप्लीट हो रही थी। अब जाकर दीवान महल में खुशियां आ रही थी। अब जाकर वह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। लेकिन उन तीनों का सफर अभी बहुत लंबा था। कुछ तो उन तीनों का सफर बहुत मुश्किल और लंबा था, ऊपर से देव भी तीनों को इतनी जल्दी अपने प्यार तक नहीं पहुंचने देगा। सब डाइनिंग टेबल पर खुश होकर बात करते हुए खाना खा रहे थे और तभी धनंजय की नजर दीवान महल के में गेट पर गई जहां राजेश्वर जी खड़े हुए थे। धनंजय ने जैसे ही अपने पापा को देखा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय को न जाने कितने ही सवाल राजेश्वर जी से पूछने थे। वही अंगद का भी यही हाल था। अंगद ने भी अपने पापा को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई।
उसे भी अपनी शादी का सच जानना था और यज्ञ उसे अपने पापा से कुछ जानना नहीं था, लेकिन वह डिसाइड कर चुका था कि यश के बारे में सबसे पहले वह अपने पापा को बताएगा, इसीलिए वह भी राजेश्वर जी से बात करना चाहता था। राजेश्वर जी को देखकर तीनों भाई अपनी जगह से खड़े हो गए और उनके पास चले गए। राजेश्वर जी ने तीनों को देखा और बोले, अंडस्को, आज सूरज किस साइड से निकला है? जो तुम तीनों मुझे देखकर खुश हो रहे हो, मैं तो मर भी जाऊं तो भी तुम तीनों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तो तीनों ऐसे मेरे सामने खड़े हो जैसे मुझे जिंदा देखकर तुम तीनों को तसल्ली हो गई हो। धनंजय ने अपने एटीट्यूड के चलते कहा, अंडस्को, पापा प्लीज ऐसी बातें मत करो। राजेश्वर जी ने हाथ बांधकर हैरानी से कहा, अंडस्को, अच्छा तो कैसी बातें करूं? मिस्टर धनंजय दीवान, तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ? अब जा मेरे सामने से। राजेश्वर जी दो कम ही चले थे कि अंगद ने कहा, अंडस्को, पापा मुझे आपसे बात करनी है। राजेश्वर जी ने पलटकर अंगद को हैरानी से देखा और बोले, अंडस्को, तुमने मुझसे आखिरी बार बात कब की थी, तुम्हें याद है? इस पर अंगद ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि कोई भी भाई राजेश्वर जी से बात नहीं करता था। तीनों ही अपने काम में मशहूर रहते थे। ये पहली बार था जब तीनों अपने पापा से बात करने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन इस बार राजेश्वर जी सख्त हो गए थे। उन्हें देव ने सब कुछ बता दिया था, जिसके चलते उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था कि वह अपने बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे। राजेश्वर जी सीधा डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने सबसे पहले यश को गोद में उठा लिया और फिर घर की तीनों बहुओं ने एक एक करके राजेश्वर जी के पैर छू लिए। धनंजय, अगद और यज्ञ भी वापस से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, लेकिन अब उनके मुंह से एक निवाला नीचे नहीं उतरा। डाइनिंग टेबल पर बहुत शांति थी, जबकि राजेश्वर जी तो यश के साथ बात करने में बिजी थे। अगद ने फिर से बात को शुरू करते हुए कहा, अंडस्को, पापा मुझे सच में बहुत जरूरी बात करनी है। राजेश्वर जी ने अंगद की तरफ नहीं देखा और बोले, अंडस्को, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अगर तुम तीनों मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे यश की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तीनों की शक्ल देखकर मैं परेशान हो गया हूँ। यज्ञ ने धीरे से कहा, अंडस्को, पापा कोई अपने बच्चों की शक्ल देखकर भी परेशान होते हैं। इस पर राजेश्वर जी जोर जोर से हंसने लगे और फिर यज्ञ को देखकर बोले, अंडस्को, बिल्कुल सही कहा तुमने, भला अपने बच्चों को देखकर भी कोई परेशान होता है, लेकिन बच्चे अपने बाप को देखकर परेशान जरूर हो जाते हैं, जैसे तुम तीनों हो गए थे। खासकर यह मेरा धनंजय, इसे तो मेरा अपने कमरे में आना भी अच्छा नहीं लगता। खैर छोड़ो, क्या हुआ तुम्हारे और धरा के डिवोर्स का? धनंजय को अब राजेश्वर जी की बातें गुस्सा दिला रही थी, फिर भी वह धरा के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। धनंजय ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और बोला, अंडस्को, पापा मैं धरा को डाइवोर्स नहीं देना चाहता। धनंजय की बात सुनकर राजेश्वर जी ने धरा की तरफ देखा तो धरा बोली, अंडस्को, लेकिन मैं डाइवोर्स चाहती हूँ पापा। धनंजय ने एक नजर हैरानी से धरा को देखा। धनंजय की नजर में हैरानी के साथ साथ एक उम्मीद भी थी, एक रिक्वेस्ट भी थी कि प्लीज धरा मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन धरा ने अपनी नजरें फेर ली। आखिर धनंजय ने उसे सिवाय तिरस्कार के दिया ही क्या था? वह क्या सोचकर धनंजय के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाती, और जब उसने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोची तब धनंजय ने एक और चोट उसके दिल पर मार दी। धरा अब इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती थी। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, कुछ दिन और रुक जाओ धरा, मैं तुम्हारा धनंजय का डाइवोर्स करवा दूंगा। ये सुनकर धनंजय अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने एक चम्मच लेकर डाइनिंग टेबल पर गुस्से से मारते हुए कहा, अंडस्को, आपके चाहने से कुछ नहीं होता पापा, मैं धरा को डाइवोर्स नहीं दूंगा, और आप भी जानते हैं कि मैं धरा को डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहता। इनफैक्ट अब तो धरा भी जानती है कि मैं धरा को डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहता। अब धरा कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं। राजेश्वर जी ने धनंजय का गुस्सा देखा तो दिखने गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम होते कौन हो धरा को रोकने वाले? तुमने जितना टाइम मांगा था मैंने उससे ज्यादा टाइम तुम्हें दे दिया। अब और एक दिन मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। मैंने लॉयर से बात कर ली है। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारा और धरा का डाइवोर्स होगा और तुम उस पर साइन करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम तीनों भाई भूल रहे हो, अभी मैं मरा नहीं हूँ, तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। राजेश्वर जी के बदले हुए तेवर देखकर तीनों भाई हैरान थे। वही देव के चेहरे की तो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। अब जाकर राजेश्वर जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया।
धनंजय गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही देव ने ताली बजाकर कहा, अंडस्को, क्या बात है मामा जी, ये तीनों तो मुझसे ही पहले परेशान थे, ऊपर से आपने और ज्यादा परेशान कर दिया। बेचारे तीनों भाई, मुझे तो इनकी हालत देखकर तरस आता है। वैसे मामा जी, आपको ये पिता वाला रूप पहले ही धारण कर लेना चाहिए था, तो आपकी यह तीनों बिगड़ी हुई औलाद आपके हाथ से ना निकलती, पर कोई बात नहीं, आप अब भी इन्हें सुधार सकते हो। राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, सही कहा देव, अब इन तीनों को सुधारने का वक्त आ गया है। मैंने जितना इन तीनों के सामने विनती करनी थी कर ली, अब एक और दिन में इन तीनों के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। राजेश्वर जी ने यज्ञ की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, और तुम तो धनंजय के सबसे बड़े चमचे हो, तो अपना चमचापन अपने पास रखना। धनंजय के कहने पर मेरे साथ कोई शरारत की तो सबसे पहले तू इस घर से निकलेगा। राजेश्वर जी की बात सुनकर यज्ञ ने तो मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अंडस्को, वह भी यश के बारे में अपने पापा को नहीं बताएगा, क्योंकि उसके पापा का मूड बहुत खराब है। राजेश्वर जी ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, बहू, मुझे भी खाना दे दो। अनिका ने राजेश्वर जी के लिए एक प्लेट लगा दी और राजेश्वर जी खाना खाने लगे। राजेश्वर जी ने 2 ही बाइट खाए थे कि तीनों भाइयों की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अब मेरा मुंह मत देखो, चुपचाप खाना खाओ। लेकिन धनंजय गुस्से में बोला, अंडस्को, मुझे भूख नहीं है। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, देखो धनंजय, अगर तुम मेरी बात मानते रहे तो शायद मैं तुम्हारा और धरा का डाइवोर्स रुकवा दूं, लेकिन अगर तुम मुझे गुस्से में जवाब देते रहे तो ये डाइवोर्स पक्का है। अब जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे, मैं ये डाइवोर्स नहीं होने दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही तीनों भाई, जो कि डाइनिंग टेबल पर खड़े थे, झट से बैठ गए और चुपचाप अपना खाना खाने लगे। वही राजेश्वर जी ने देव की तरफ देखा और देव ने राजेश्वर जी को आंख मार दी। तभी अगद ने खाना खत्म करके राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, पापा, अगर मैं भी आपकी बात मानूंगा तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? इस पर राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, हाँ, अगर तुम भी मेरी बात मानते रहे तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का सच बता दूं। तीनों भाइयों ने चुपचाप खाना खा लिया। राजेश्वर जी अपने कमरे में चले गए और तीनों भाई राजेश्वर जी के पीछे पीछे उनके कमरे में चले गए। राजेश्वर जी बेड पर टेक लगाकर बैठे थे और तीनों भाई चुपचाप उनके सामने खड़े थे और तभी देव एक गाना गुनगुनाता हुआ आया और धड़ाम से राजेश्वर जी के पास आकर बैठ गया। जैसे ही देव राजेश्वर जी के पास बैठा, राजेश्वर जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर तीनों भाई अंदर ही अंदर जल गए। धनंजय ने मन ही मन कहा, अंडस्को, ये देव यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? इसने तो धरा के साथ साथ पापा के दिल में भी अपने लिए जगह बना ली, कहीं हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में तो नहीं है। आगत ने भी मन ही मन कहा, अंडस्को, आखिर इस देव की प्रॉब्लम क्या है? ये हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आता है? अगर पापा हमसे बात भी करना चाहेंगे तो भी यह पापा को भड़का देगा और हमसे बात नहीं करने देगा। यज्ञ भी मन ही मन बोल रहा था, अंडस्को, हे भगवान, ये देव पापा जी को यश के बारे में ना बता दे। अगर इसने पापा जी को यश के बारे में बता दिया फिर तो पक्का पापा मुझे दीवान महल से बाहर निकाल देंगे। पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैंने किसी लड़की के साथ, और वह लड़की मेरे बच्चे की माँ भी है। हे भगवान, प्लीज देव पापा को कुछ मत बताना। देव ने तीनों के मन की बात सुन ली और फिर वो पैर फैलता हुआ बोला, अंडस्को, मैं तुम तीनों की प्रॉपर्टी हड़पने नहीं आया। जैसी तुम्हारी प्रॉपर्टी है उससे कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है। दूसरी बात, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तो बेफिक्र रहो। तुम्हारे पापों का भांडा तुम खुद ही तोड़ लेना, मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मामा जी को मैं क्यों भड़काऊंगा? मामा जी तो तुम लोगों पर ही भड़क रहे हैं। मैंने भड़का दिया होता तो अब तक तीनों दीवान महल से बाहर होते। धनंजय ने कहा, अंडस्को, पापा, आखिर हमसे बात करने में प्रॉब्लम ही क्या है? राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, मैं तुमसे बात क्यों करूं? तुम भी तो मुझसे बात नहीं करते। आज तुम्हारे मन में कुछ सवाल उछल रहे हैं तो तुम्हें उन सवालों का जवाब मुझे चाहिए। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारी शादी धरा से क्यों की, जाओ नहीं बताता। इतना कहकर राजेश्वर जी ने अंगद की तरफ देखा। अंगद ने कहा, अंडस्को, प्लीज पापा बता दीजिए ना, आपने अनिका की शादी मुझसे क्यों की? इस पर राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, तुम्हें अनिका को डाइवोर्स देना है तो तुम दे सकते हो। तुम्हारे ऊपर इस रिश्ते का बोझ बहुत बढ़ गया है।
तो इस रिश्ते के बोझ को कम करो और अनिका को डाइवोर्स दे दो। और रही बात अनिका और तुम्हारी शादी का सच बताने की, वह तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर तुम तीनों ने मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं तुम तीनों को सच सच बता दूं। राजेश्वर जी ने यज्ञ की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खड़ा था। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, तुम जो बताना चाहते हो वह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दिल की कोई बात नहीं समझना चाहता, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें इस घर से जरूर निकाल दूंगा। आज पहली बार राजेश्वर जी अपने तीनों बेटों के सामने दहाड़ रहे थे और यह सब क्या धरा देव का था। जैसे जैसे राजेश्वर जी तीनों को डांट रहे थे, देव के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। राजेश्वर जी ने फिर तीनों से कहा, अंडस्को, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरे कमरे में मत आना, और अगर मेरे कमरे में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि तीनों को ही अपने पापा से बात करनी थी, लेकिन राजेश्वर की बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। देव ने फिर तीनों को देखकर कहा, अंडस्को, मामा जी, मुझे लगता है तीनों ही ठिठ है, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। मुझे लगता है आपको शादी कर लेनी चाहिए। घर में एक बहू आएगी, आपका एक बेटा होगा, शायद वह बेटा इन तीनों से ज्यादा समझदार हो। देव की बात सुनकर राजेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह देव की बात से शर्मा गए हो। वही तीनों भाइयों की आंखें खुल गई। धनंजय ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, पापा इस उम्र में शादी करेंगे? देव, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पापा पूजा पाठ करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, वह शादी नहीं करेंगे। देव बोला, अंडस्को, बहुत कर ली पूजा पाठ, अब थोड़ी गृहस्थी पाठ करेंगे। देव इससे आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, धनंजय, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन तुमने यह बात कैसे बोली कि मैं शादी नहीं करूंगा? अब तो मैं शादी जरूर करूंगा। राजेश्वर जी के मुंह से यह बात सुनकर तीनों भाई को तो हार्ट अटैक आने के लिए तैयार था। इनफैक्ट यज्ञ को तो खांसी भी आ गई और अंगद उसकी कमर को हल्का हल्का रब करता रहा। राजेश्वर जी ने अंगद की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अपनी यह खांसी बचाकर रखो, अपनी नई माँ के सामने खासकर दिखा देना, तुम्हारी नई माँ खुश हो जाएगी। मैंने ही गलती कर दी जो तुम तीनों की परवरिश के चक्कर में शादी नहीं की। तुम तीनों तो बड़े हो गए और मैं अकेला रह गया। तुम तीनों तो अपनी शक्ल भी मुझे कभी कभी दिखाते हो। तुम तीनों ने कभी सोचा कि तुम्हारे पापा तुमसे बात करने के लिए कितने बेचैन रहते हैं? नहीं ना, लेकिन अब मैं शादी करूंगा। घर में एक लक्ष्मी आएगी जो इस घर को स्वर्ग बनाएगी। राजेश्वर जी की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जो किसी का भी कत्ल करने के लिए काफी थी। राजेश्वर जी ने भी देव की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, देव, कल ये बाल की सेटिंग करवाऊंगा और इन्हें कलर भी करवाऊंगा, और तुम जरा किसी सोशल साइट पर मेरा बायोडेटा अपडेट कर दो। कोई ना कोई सुंदर सुशील लड़की मुझे मिल ही जाएगी, और कल से तुम मुझे एक्सरसाइज भी करवाओ ताकि मेरा ये पेट थोड़ा कम हो जाए और कोई लड़की मुझे रिजेक्ट ना करे। तीनों भाइयों के मुंह से एक साथ निकला, अंडस्को, लड़की? पापा इस उम्र में लड़की से शादी करेंगे? राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, इस उम्र में मतलब अभी मैं सिर्फ 55 साल का हुआ हूँ और 55 साल का कोई बूढ़ा होता है? देव ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अरे नहीं मामा जी, अभी तो आप 25 साल के लड़के को फेल कर दो। कल देखना मैं आपका लुक ही बदल दूंगा, और यह जो आप सफारी सूट पहनते हो ना, इसे पहनना छोड़ दो। कल आपके लिए शॉपिंग करने चलते हैं और आपको मैं जीन्स ट्राउजर टी शर्ट शर्ट ये सब दिलाकर लाऊंगा, और फिर देखना आप 55 साल से 25 साल के हो जाओगे। देव की बात सुनकर राजेश्वर जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, हाँ हाँ देव, तुम ऐसा ही करना, आखिर में कब तक अकेला रहूं? मुझे भी शादी कर ही लेनी चाहिए, फिर मैं भी अपनी बीवी के साथ कमरे में बैठकर बातें करूंगा, क्योंकि यह तीनों तो मुझसे बातें करते नहीं है। राजेश्वर जी यह बात हंसकर बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल का दर्द बाहर आ रहा था। उनके तीनों ही बेटों को उनकी कोई परवाह नहीं थी। अरे अपने बाप की तो छोड़ो, उनके बेटों को तो अपनी बीवियों की भी परवाह नहीं थी, जिसे देख देख कर राजेश्वर जी का दिल बैठ जाता था। लेकिन अब उनकी जिंदगी में देव आ गया था, बवाल मचाने, और देव ने काफी हद तक दीवान महल में बवाल मचा भी दिया था। देव तभी लैपटॉप उठाकर लाया और बोला, अंडस्को, चलिए मामा जी, आपका प्रोफाइल सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर आपको एक ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं, कोई ना कोई मामी पट ही जाएगी। राजेश्वर जी और देव दोनों ही लैपटॉप लेकर बैठ गए। राजेश्वर जी ने एक बार फिर अपने तीनों बेटों की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
जाओ यहाँ से, आज तुम्हें काम नहीं है। आज तो तुम जरूरत से ज्यादा ही मेरे कमरे में रुक गए, जाओ यहाँ से। तीनों भाई मुंह लटका कर कमरे से बाहर आ गए। तीनों भाई चुपचाप ऑफिस चले गए। तीनों आज बहुत उदास थे। तीनों को लगा शायद उनके पापा उनके सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन सारा पासा उल्टा पड़ गया और यह सब देव की वजह से हुआ था। तीनों ही समझ रहे थे कि हो ना हो इन सब के पीछे देव है, आखिर देर चाहता क्या है। रात के वक्त तीनों ही दीवान महल वापस आ गए, लेकिन आज तीनों का ही मूड बहुत खराब था। तीनों के चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी मुस्कुराहट नहीं आई। तीनों का दिमाग बहुत खराब था। तीनों ही दीवान महल के में हाल में पहुंचे तो सब डिनर कर रहे थे और सब खुश थे। तीनों ही भाई उन सबको देखकर अपने अपने कमरों में चले गए। अनिका जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुई, राजेश्वर जी ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, अनिका बहुत हुआ उसकी गुलामी करना, आज से तुम उसकी गुलामी नहीं करोगी, चुपचाप से यही बैठो, तुम्हें इस घर में मैं लेकर आया हूँ और यह बात मैंने अंगद से कई बार सुनी है, अब जो मैं कहूँगा तुम वह करोगी। राजेश्वर जी के कहने के अनुसार अनिका चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बेशक वह अंगद से डाइवोर्स चाहती थी, इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी, लेकिन अंगद का उतरा हुआ चेहरा उसे बेचैन कर रहा था। वह बस एक बार अंगद के पास जाना चाहती थी, लेकिन राजेश्वर जी ने उसे जाने नहीं दिया। अनिका जब कमरे में नहीं आई तो अंगद फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आया। उसने अनिका को देखा और फिर झुककर उसके गाल को किस कर दिया और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अंगद के ऐसा करने से अनिका तो जैसे शर्म के मारे मरी जा रही थी। अंगद ने सबके सामने उसे ऐसे किस किया जैसे रोज करता हो। वही यह सब देखकर राजेश्वर जी के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मन ही मन कहा, अंडस्को, देर से ही सही पर ये लड़का सुधर रहा है। और अनिका, उसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, उसने तो एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद धनंजय भी कमरे से बाहर आया। उसने अपनी पॉकेट में से 2-3 चॉकलेट निकाली। एक चॉकलेट उसने यश को दी और बाकी की 2 चॉकलेट धरा के हाथ में रख दी और फिर हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, चाहे पापा कुछ भी कहे, और यह चॉकलेट खा लेना, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। धरा तो हैरानी से धनंजय को देख रही थी और धनंजय भी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद यज्ञ भी फ्रेश होकर आया। उसके हाथ में भी एक पैकेट था जिसे राजेश्वर जी ने देखकर कहा, अंडस्को, अब तू क्यों आया है? तू भी चॉकलेट लेकर आया है क्या? या तू भी बेशर्मों की तरह सबके सामने? राजेश्वर जी इतने इतना ही कहा था कि यज्ञ ने कहा, अंडस्को, पापा, मैं तो यश के लिए डायपर लेकर आया था। फिर उसने वह पैकेट यामिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अंडस्को, ये डायपर बहुत अच्छे हैं, मेरे एक दोस्त ने बताया है कि इसे पहनने से रैशेस नहीं होते, तो तुम आज से यश को ये डायपर ही पहनाना। यामिनी को यज्ञ की हालत पर हंसी तो आ रही थी, लेकिन वह हंसी नहीं। इतने में यज्ञ ने यामिनी की तरफ देखकर फिर कहा, अंडस्को, हंस क्या रही हो? तुम्हें तो बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। यज्ञ ने फिर से एक पैकेट निकाला और यामिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, और इसमें यश के शैम्पू और पाउडर है, आज से तुम यही यूज करना और खत्म हो जाएगा तो मुझे बताना, समझी? इतना कहकर यज्ञ ने झुककर यश का माथा चूम लिया और फिर वहां से चला गया। यज्ञ के जाते ही डाइनिंग टेबल पर सब जोर जोर से हंसने लगे। वही तीनों भाई स्टडी रूम में बैठे हुए थे और तीनों के हाथ में बियर की बोतल थी। तीनों ही परेशान थे, तीनों को ही अपने पापा का बिहेवियर परेशान कर रहा था। तीनों का ही मन आज काम में लगा नहीं था। वह तीनों कब से अपने पापा का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब राजेश्वर जी वापस आएंगे तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। ऊपर से राजेश्वर जी ने अपनी शादी का ऐलान भी कर दिया था। ये सब सोच सोचकर तीनों के सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए अपने दर्द को कम करने के लिए तीनों ही बियर पी रहे थे। धनंजय को पूरी तरह से नशा हो गया था। वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे धरा का चेहरा नजर आता। धरा का डरना, धरा की बचपन की यादें धनंजय को परेशान कर रही थी। धनंजय जिसे सारी दुनिया में ढूंढ रहा था वह तो उसके घर में ही रहती थी और धनंजय उसे पहचान नहीं पाया। ये सोच सोचकर धनंजय का दिमाग खराब हो रहा था। धनंजय जानना चाहता था कि आखिर पापा ने धरा की शादी उससे क्यों की, लेकिन राजेश्वर जी के तो तेवर ही बदले हुए थे। धनंजय ने नशे में कहा, अंडस्को, आखिर पापा बता क्यों नहीं देते कि उन्होंने मेरी शादी धरा से क्यों की? क्या वह जानते थे कि मैं धरा को पहले से ही जानता हूँ? क्या वह जानते हैं कि धरा मेरी 2 चोटी वाली है? अगर जानते थे तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं?
धरा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह मेरी दो चोटी वाली है? वह मेरे पास आकर गले लगा कर क्यों नहीं बोली कि दोस्त मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ? कहते कहते धनंजय बहुत इमोशनल हो गया था। धनंजय बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से तो एक इंसान ही था जिसके अंदर इमोशंस थे, प्यार था। प्यार की जरूरत तो धनंजय को भी थी। वह अलग बात है कि वह सबके सामने खुद को मजबूत दिखाता फिरता था। अंगद को भी नशा हो गया था। अंगद नशे में बोला, अंडस्को, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन ये देव हमारे घर में आ गया और इसने आते ही हमारी जिंदगी में बवाल मचा दिया। मैंने अपनी अनु को देखा भी नहीं था और अब जब मैं अपनी अनु से प्यार करने लगा हूँ, तो पापा चाहते हैं कि मैं डाइवोर्स दे दूँ। जब मैं अनु को डाइवोर्स देना चाहता था, तो पापा ने मुझे डाइवोर्स देने नहीं दिया, और अब जब मैं अनु के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ तो पापा चाहते हैं कि मैं डाइवोर्स दे दूँ, और यह सब किया धरा उस देव का है। ये देव खुद को समझता क्या है? कभी कभी तो मन करता है कि इसकी मुंडी पकड़कर मरोड़ दूं। अब तो यज्ञ को भी नशा हो गया। वह भी बोला, अंडस्को, मुझे तो डर है कि मेरा सीक्रेट वह पापा को ना बता दे, वरना पापा तो मुझे जूते से मारेंगे और अब तो शायद गोली ही मार दे। पापा तो पहले हम सब से खुश नहीं थे, और अब अगर देव ने मेरी बात पापा को बता दी तो पापा तो पक्का मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देव ने पापा को कुछ नहीं बताया, उसने इनडायरेक्ट मुझे बोला है। तीनों भाइयों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से की, लेकिन नशे में तीनों को ही एक दूसरे की बात ज्यादा समझ नहीं आ रही थी और तीनों ही देव को कोस रहे थे। वही देव स्टडी रूम के गेट के बाहर हाथ बंधे खड़ा था और तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराता भी क्यों ना, आखिर देव ने तीनों के सुधारने के चक्कर में तीनों की जिंदगी बवाल मचा रखा था। तीनों के ही दिमाग में कुछ सवाल डाल दिए थे, जिसका जवाब बस राजेश्वर जी के पास था, और राजेश्वर जी के दिमाग में डाल दिया कि वह कभी भी उन सवालों का जवाब अपने बच्चों को ना दे, वरना उसके बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। देव ने तो अपना काम कर दिया था और अब बाप बेटे का तमाशा भी देख रहा था। देव ने एक नजर तीनों को देखा और फिर मुस्कुरा कर वहां से चला गया। वहीं तीनों ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहे थे। देव सीधे राजेश्वर जी के कमरे में गया। राजेश्वर जी उस वक्त कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। राजेश्वर जी अपना वक्त धार्मिक किताब पढ़कर ही काटते थे या फिर वह अब यश के साथ वक्त बिताते थे। देव आकर बोला, अंडस्को, क्या बात है मामा जी? फाइनली अपने फ्री हिट पर सिक्स मार ही दिया। अब आपके बच्चे लाइन पर आ ही जाएंगे। राजेश्वर जी ने किताब को बंद किया, माथे से लगाया और देव की तरफ देखकर बोले, अंडस्को, तुम्हारे कहने से ये सब कर तो रहा हूँ, लेकिन कोई रायता तो नहीं फैल जाएगा? ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे सुधारने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाए? इस पर देव ने कहा, अंडस्को, अरे बिगड़ेंगे नहीं, इतना तो मुझ पर यकीन कीजिए। आपने खुद ही देखा ना कैसे अंगद ने आपकी भी शर्म नहीं की और सबके सामने अनिका को किस कर दिया। और अपने धनंजय को ही देख लीजिए, वह तो सबसे ज्यादा हिटलर बनकर घूमता है, कैसे धरा के लिए चॉकलेट लेकर आया था। और आपका यज्ञ, जिसे आप चमचा कहते हो, वह भी अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है। बस अब आप एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिए। ये सुनकर राजेश्वर जी की आंखें फैल गई। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, देव तुम्हारा दिमाग खराब है। भला इस उम्र में मैं ये सब करूंगा? मैंने तो तुम्हारे कहने पर बोल दिया। भगवान का नाम लो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करूंगा? कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो, तुम अब जाओ यहाँ से। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, भला यह क्या बात हुई? आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे ये सोचे कि उनके बाप खाली धमकी देता है? नहीं नहीं मामा जी, अब तो एक लड़की का इंतजाम करना ही पड़ेगा, जो आपकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग कर सके। राजेश्वर जी की आंखें फिर से फैल गई। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, देव, कुछ तो शर्म करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं तो अपने महादेव के चरणों में ही ठीक हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं से पीछे पड़ जाओगे, तो कभी अपनी शादी की बात इस घर में नहीं करता मैं। मेरा पोता भी हो गया है और अब मैं शादी करूंगा? नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। देव ने कहा, अंडस्को, मामा जी, अब तो जो आपने बोल दिया वह बोल दिया। मैं मानने वाला नहीं हूँ। अब तो आपको एक गर्लफ्रेंड बनानी ही होगी, और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक गर्लफ्रेंड का इंतजाम भी कर दूंगा। देव ने तो बेटों के साथ साथ आपकी भी बैंड बजा दी थी। राजेश्वर जी ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, देव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस उम्र में मुझसे पाप ना कराओ। मैं किसी भी बच्ची के साथ ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। भला छोटी सी बच्ची को अपनी गर्लफ्रेंड बताता हुआ अच्छा लगता हूँ?
ऐसे मत करो देव, तुम कुछ और करने के लिए कहोगे तो कर दूंगा। देव ने कहा, अंडरस्को, अच्छा ठीक है, आप किसी छोटी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहते, लेकिन बड़ी लड़की को तो बना लेंगे ना। इस पर राजेश्वर जी ने हैरानी से देव को देखा, तो देव ने कहा, अंडरस्को, मैं आपके लिए एक औरत का इंतजाम कर दूंगा, तब तो आप एक्टिंग कर लोगे ना। ये सुनकर राजेश्वर जी तो शर्म के मारे मरे जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट भी थी। राजेश्वर जी ने कहा, अंडरस्को, देव कुछ तो शर्म करो, मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं, भला कौन औरत मेरे साथ एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। देव बोला, अंडरस्को, उन सब की फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी लड़की का इंतजाम कर दूंगा, बस आप एक्टिंग करते रहना जब तक आपके बच्चे सुधर नहीं जाते। देव के इतना फोर्सफुली बोलने पर राजेश्वर की एक्टिंग करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं राजेश्वर जी शर्म के मारे मरे जा रहे थे। वही राजेश्वर जी से बात करने के बाद देव सीधे गार्डन में आया और ऊपर देखकर बोला, अंडरस्को, महारानी परी आपकी जरूरत है या तो मुझे ऊपर बुला लीजिए या खुद नीचे आ जाए। और तभी देव गायब हो गया और देव जब अपने रूप में आया तो वह परी लोक में खड़ा हुआ था और महारानी परी अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। देव ने कहा, अंडरस्को, क्या बात है, आप तो सेकंड से पहले सुन लेती है और मिनट से पहले विश पूरी भी कर देती हैं। महारानी परी ने कहा, अंडरस्को, बोलो क्या फरियाद लेकर आए हो। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, आपको राजेश्वर जी की पत्नी बनना है। ये सुनकर महारानी परी की आंखें बाहर आ गई। महारानी परी बोली, अंडरस्को, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमने पहले ही अपने खेल में श्वेत परी को शामिल कर लिया है और अब तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ। मैं तुम्हारे इस खेल घटिया खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी, जाओ यहाँ से। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, महारानी परी आप बोर नहीं हो जाती गद्दी पर बैठे बैठे? चलो कुछ तूफानी करते हैं, चलिए ना, बहुत मजा आएगा। महारानी परी हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, देव कुछ तो शर्म करो, भला मैं इस उम्र में राजेश्वर जी की पत्नी बनते हुए अच्छी लगूंगी। इस पर देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है, मैंने तो पत्नी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो बस यही कहा कि आपको उनकी पत्नी की एक्टिंग करनी है, लेकिन आप तो दूर की सोच कर बैठी हैं। महारानी परी ने अपनी छड़ी से देव की कमर पर मारकर कहा, अंडरस्को, तुमने शर्म बिल्कुल बेच खाई है, मैं तो पछता रही हूँ कि मैंने तुम्हें पृथ्वी-लोक पर भेजा ही क्यों। लेकिन तब थोड़ी पता था कि तुम मुझे भी पृथ्वी-लोक ले जाओगे। मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी-लोक नहीं जाऊंगी, अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, जाकर राजेश्वर जी के लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, यही तो प्रॉब्लम है महारानी परी, उन्हें लड़की नहीं चाहिए, आंटी चाहिए। वह इस उम्र में एक्टिंग करने के लिए तैयार हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वह किसी छोटी लड़की के साथ ही एक्टिंग नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए ना महारानी परी, बड़ा मजा आएगा। महारानी परी ने फिर से देव को छड़ी से मारते हुए कहा, अंडरस्को, चुपचाप जाओ यहाँ से वरना तुम्हें इस मिशन से बाहर कर दूंगी। तुमने तो बिल्कुल ही शर्माना छोड़ दिया, पहले ही श्वेत परी ने तुम्हारी शिकायत की है। मैं तुम्हें तुम्हारी शिकायत की पनिशमेंट क्या देती, तुम तो फिर से एक शरारत करने पर उतारू हो गए। क्या सोचकर तुम मेरे पास आए कि तुम कहोगे और मैं मान लूंगी? जाओ यहाँ से। महारानी परी देव को पीट रही थी और देव इधर उधर भाग रहा था। परीलोक में सारी परियां देव और महारानी परी को ही देख रही थी। महारानी परी जिस तरह से देव को छड़ी मार रही थी, ये देखकर सब मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे, क्योंकि उस पिटाई में गुस्सा तो कहीं भी नहीं था। वह तो महारानी परी देव पर अपना प्यार जाता रही थी और देव भी जानता था कि महारानी परी देव को बहुत प्यार करने लगी है, बिल्कुल अपने बेटे जैसा। काफी पीटने के बाद देव ने अपनी कमर को रब करते हुए कहा, अंडरस्को, ठीक है, आप नहीं आएंगी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, आपसे कभी बात नहीं करूंगा। देव इस वक्त बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह जिद कर रहा था, जिसे देखकर कहीं ना कहीं महारानी परी पिघल रही थी। दीवान महल। तीनों भाइयों की जब आंख खुली तो वह तीनों ही स्टडी रूम में थे। तीनों ही कल रात नशे में टुन थे और तीनों ही स्टडी रूम के सोफे पर जैसे तैसे एडजस्ट होकर सो गए थे। धनंजय की आंख खुली तो उसने अपने सीने पर किसी का पैर महसूस किया। धनंजय ने उस पैर को देखकर कहा, अंडरस्को, धरा का पैर इतना बड़ा कैसे हो गया? और यह इतना गंदा क्यों है? लेकिन जो भी है, मेरी धरा का पैर है। धनंजय ने धीरे से धरा के पैर को चूम लिया और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि वह धरा का नहीं, यज्ञ का पैर था।
धनंजय ने लात मारकर यज्ञ को सोफे से गिरा दिया। यज्ञ सोफे पर धनंजय की दूसरी साइड लेटा हुआ था और नींद में उसने अपना एक पैर धनंजय के सीने पर रख दिया था। धनंजय ने वह पैर धरा का समझा और उसे चूम लिया। जैसे ही यज्ञ सोफे पर से गिरा, गुस्से में बोला, अंडस्को, कौन है, कौन मर गया? यज्ञ के मुंह से ये सुनकर धनंजय ने घूर कर यज्ञ को देखा तो यज्ञ उठकर अपनी पेंट झड़ता हुआ बोला, अंडस्को, आपने मुझे लात क्यों मारी? इस पर धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडस्को, तुझे सारे घर में सोने के लिए यही जगह मिली थी और अपर से तूने अपना पैर मेरे सीने पर रख लिया। तेरे इस गंदे से पैर को धरा का पैर समझकर मैंने चूम लिया। ये सुनते ही यज्ञ जोर जोर से हंसने लगा। यज्ञ के हंसने से अगद, जो कि चेयर पर बैठा बैठा सो गया था और उसने अपने पैर टेबल पर रखे हुए थे, उसकी भी आंख खुल गई। उसने भी अपनी आंख मलते हुए देखा तो यज्ञ जोर जोर से हंस रहा था। अगद ने भी हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, क्यों पागलों की तरह हंस रहा है, क्या हुआ है? इस पर यज्ञ हंसते हुए बोला, अंडस्को, धनंजय भैया ने मेरा पैर चूम लिया, ये सोचकर कि धरा भाभी का पैर है। यज्ञ फिर और फिर जोर जोर से हंसने लगा। यज्ञ की बात सुनकर अगद के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय ने गुस्से में दोनों को घूर कर देखा तो अगद ने भी धनंजय की चुटकी लेते हुए कहा, अंडस्को, पैर चूमने से कुछ नहीं होगा, होठों को चूमिए और यकीन मानिए, एक बार आपने धरा भाभी को किस कर लिया तो धरा भाभी कहीं ना कहीं आपसे अटैच हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसे आपसे प्यार होना शुरू हो जाएगा। धनंजय ने उन दोनों को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को, प्यार तो उसे मुझसे है, पर कहीं वह प्यार खो गया, कहीं ना कहीं मेरे ही वजह से वह प्यार बाहर नहीं निकला, लेकिन अब वह प्यार बाहर आएगा। धरा को मुझे प्यार करना ही होगा, मैं उसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। धनंजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर अगद को देखकर बोला, अंडस्को, तू मुझे सलाह मत दे, जाकर अपनी अनु को संभाल ले। धनंजय की बात सुनकर कहीं ना कहीं अगद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय ने यज्ञ को देखकर कहा, अंडस्को, और तू बच्चा बच्चा कहता है तो अपने बच्चों की माँ से शादी क्यों नहीं कर लेता? तुम तीनों को कोई साथ में देखता है तो यही कहता है कि यह एक परफेक्ट फैमिली है। जब सब यही कहते हैं कि तुम तीनों एक परफेक्ट फैमिली हो, तो परफेक्ट फैमिली बना क्यों नहीं लेते? वैसे भी तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ, तेरी नाइट स्टैंड वाली लड़की यामिनी ही है। धनंजय के मुंह से यामिनी का जिक्र सुनकर यज्ञ की तो आंखें हैरानी से फैल गई। यज्ञ को लगा शायद घर में देव ही है जिसे ये सब पता है, लेकिन अब तो अगद और धनंजय को भी यह बात पता चल गई थी। धनंजय स्टडी रूम से बाहर की तरफ जाने लगा तो यज्ञ ने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, अंडस्को, भैया व पापा को कुछ मत बताना, मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा। इस पर धनंजय रुक गया और पीछे पलट कर बोला, अंडस्को, मेरे अपने ही बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे, मैं उन्हें ही सॉल्व कर दूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तेरे पचड़े में पड़ने का शौक मुझे नहीं है, तो तू अपना पचड़ा खुद ही सुलझा ले। डोंट वरी, मैं पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन टाइम रहते तू बात जरूर कर लेना, इससे पहले कि यामिनी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाए और तू उसका डायपर हिलाता रह जाए। धनंजय स्टडी रूम से चला गया और सीधा अपने कमरे में आया। उसने देखा धरा सोफे पर सो रही है। धरा के चेहरे पर अब भी उदासी है। धनंजय ने झुककर धरा के माथे को चूम लिया और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। धनंजय फिर वॉशरूम में चला गया। वहीं अगद भी जब अपने कमरे में गया तो अनिका तभी फ्रेश होकर निकली थी। अनिका ने ध्यान नहीं दिया और सीधा जाकर अगद से टकरा गई। अनिका ने अगद को देखा और अगद ने आंख मार दी। अनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिका कमरे से बाहर जाने लगी तो अगद ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, फिर अपना माथा अनिका के माथे से जोड़कर कहा, अंडस्को, मुझे डाइवोर्स देने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला, और पापा की बात थोड़ी कम माना करो। आज के बाद तुमने अगर पापा की बात मानकर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश की तो इस बार पनिशमेंट बहुत लंबी होगी। अनिका अगद से थोड़ा दूर होने लगी तो अगद ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, अंडस्को, मैंने कहा ना, मेरी बात नहीं मानेगी तो पनिशमेंट मिलेगी। अब या तो तुम्हें पनिशमेंट में मजा आने लगा या फिर तुम्हारे अंदर मेरा डर खत्म हो गया। अनिका ने हैरानी से अगद को देखा। अगद ने अनिका के माथे को किस किया और वॉशरूम में चला गया। अनिका वॉशरूम का गेट देख रही थी और फिर हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन अभी तक राजेश्वर जी डाइनिंग एरिया में नहीं आए थे, इसीलिए किसी ने भी अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया था। अगद और धनंजय ने नोटिस किया कि आज डाइनिंग टेबल पर देव भी नहीं है।
दोनों ही इस बात को लेकर कहीं ना कहीं घबराहट महसूस कर रहे थे कि देव जरूर कोई ना कोई बवाल खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोनों ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे कि एक और झटका उन्हें ना मिले, लेकिन देव ने तो दीवान महल को बवाल महल बनाने की ठान ली थी। काफी इंतजार करने के बाद धरा ने एक नजर धनंजय को देखकर कहा, अंडस्को, आपको देर हो जाएगी, नाश्ता कर लीजिए। धरा ने इतना ही कहा था, लेकिन धनंजय के दिल को लग गई। धनंजय ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, तुम्हें मेरी फिक्र है ना? धरा, तो मुझे डाइवोर्स देने पर उतारू क्यों हो? मैं सच कहता हूँ, इस बार तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। मत दो मुझे डाइवोर्स, मना कर दो पापा से। धरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजर नीचे कर ली, जिसका साफ मतलब था कि वह डाइवोर्स तो देकर ही रहेगी। धरा को ऐसे देखकर धनंजय को फिर से तकलीफ हुई, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेकर खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। धनंजय ने एक बार फिर पूछा, अंडस्को, अच्छा तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक हो गई? धरा ने गर्दन झुकाए हुए ही ना में गर्दन हिला दी। धनंजय ने पूछा, अंडस्को, अच्छा कुछ और खाना है पेस्ट्री के अलावा? जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम कहोगी वही मंगवा दूंगा, चाहे वह 7 समुंदर पार ही क्यों ना मिलता हो। धरा ने धनंजय को हैरानी से देखा। धरा बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अब कुछ भी पूछने का वक्त गुजर गया था। धरा बस इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी, जैसे भी करके वह यहाँ से जाना चाहती थी। अब एक और मिनट उसे धनंजय के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था, इसलिए उसने ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस आप मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। धरा के मुंह से डाइवोर्स सुनकर धनंजय ने बड़े प्यार से कहा, अंडस्को, वो तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, उसके अलावा जो तुम कहोगी वह लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। धनंजय की जुनून भरी आवाज सुनकर धरा ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुकी थी धनंजय अब कुछ नहीं सुनेगा। अनिका भी बार बार अंगद को ही देख रही थी, वह भी जानना चाहती थी कि आखिर अंगद आज नाश्ता क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी अगर वह अंगद से कुछ भी पूछेगी तो अंगद उसे शरारत भरा जवाब ही देगा। वही अंगद ने अब धीरे धीरे अपना पैर अनिका के पैर पर रख दिया। अनिका ने जब अपने पैर पर अंगद का पैर महसूस किया तो हैरानी से अंगद को देखने लगी और अंगद ने फिर से आंख मार दी। अनिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे स्ट्रिक्टली हैंडल कर लिया। अनिका को अब कहीं ना कहीं अंगद की शरारत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन अब भी उसके मन में अंगद को लेकर बहुत सारी शिकायत थी। वह इतनी जल्दी अंगद को माफ नहीं करना चाहती थी, उसे अब भी अंगद के प्यार पर यकीन नहीं था। अनिका ने अपना पैर पीछे कर लिया, लेकिन अंगद ने फिर से अपने अंगूठे से अनिका के अंगूठे को हल्का हल्का रब करने लगा। अनिका ने अंगद की तरफ झुककर धीरे से कान में कहा, अंडस्को, आप क्या कर रहे हैं? अंगद ने भी प्यार से कहा, अंडस्को, अपनी अनु को छेड़ रहा हूँ। अंगद के मुंह से सीधा जवाब सुनकर अनिका के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। अनिका ने फिर भी हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को, मत कीजिए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि सबके सामने आप ऐसे करते हैं। इस पर अंगद ने कहा, अंडस्को, तो चलो अकेले में करता हूँ। अब तो अनिका के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अनिका समझ गई थी कि अंगद अब उसे कभी भी सीधा जवाब नहीं देगा। अनिका की हालत देखकर अंगद ने धीरे से कान में फिर कहा, अंडस्को, कुछ हो रहा है अनु? अनिका ने भी धीरे से कहा, अंडस्को, हाँ गुदगुदी। ये सुनते ही अंगद ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। हथेली इतनी जोर की मारी थी कि चटाक की आवाज आए और सब अंगद की तरफ देखने लगे। वहीं अंगद के ऐसे रिएक्ट करने से अनिका डर गई। अंगद ने हैरानी से अनिका को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या तुम समझना नहीं चाहती? अनिका भी हैरान होकर अंगद को देख रही थी कि अंगद ऐसे ही सबके सामने कैसे बोल रहा है। अनिका ने एक नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सब लोगों को देखा तो अंगद ने अनिका का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अंडस्को, मैंने पहले भी कहा था मैं किसी से नहीं डरता और ना ही मैं किसी के सामने शर्म करूंगा। मैंने तुमसे क्या पूछा और तुमने मुझे क्या जवाब दिया? अनिका को अब अंगद की हरकत पर डर लगने लगा था। उसे डर था कि कहीं अंगद सबके सामने ही कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, इसीलिए वह रिक्वेस्ट भरी आंखों से अंगद को देख रही थी। अंगद ने भी अनिका की आंखों में देखकर कहा, अंडस्को, ठीक है, नहीं कहता कुछ, बाकी तुम खुद समझदार हो। तभी सबकी नजर महल के मेन गेट पर गई, जहां एक आदमी खड़ा था। उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, पीच कलर की शर्ट, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। उस आदमी की उम्र 40-45 साल लग रही थी।
उसका पेट थोड़ा बाहर था जो उसकी शर्ट में दिख भी रहा था। तभी सबकी नजर महल के मेन गेट पर गई, जहां एक आदमी खड़ा था। उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, पीच कलर की शर्ट, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। उस आदमी की उम्र 40-45 साल लग रही थी। उसका पेट थोड़ा बाहर था जो उसकी शर्ट में दिख भी रहा था। ए फ्लैट आगे। उस आदमी को देखकर तीनों भाई पहचान नहीं पाए। वह आदमी स्टाइल मारता हुआ डाइनिंग एरिया तक आ गया। तीनों भाई आंखें फाड़े उस आदमी को देख रहे थे। तीनों ही इतना हैरान थे कि अचानक से कोई आदमी उनके घर में ऐसे कैसे आ गया। तभी धनंजय अपनी जगह से खड़ा होकर उस आदमी की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, हेलो भाई साहब, कौन हो आप? धनंजय के मुंह से भाई साहब सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी देव पीछे से खुश होता हुआ आया और उसने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडस्को, देखा मामा जी, मैंने कहा था ना कि आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। देव ने फिर धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अरे ये भाई साहब नहीं, पापा जी हैं। देव की बात सुनकर तीनों की आंखें और ज्यादा फट गई। उन्होंने ऊपर से नीचे तक राजेश्वर जी को स्कैन किया तो राजेश्वर जी का पूरा लुक बदला हुआ था। बाल काले कर लिए थे और काफी स्टाइलिश भी लग रहे थे। यामिनी, अनिका और धरा का भी यही हाल था। उन्होंने भी पहली बार राजेश्वर जी को इतने स्टाइलिश कपड़े पहने हुए देखा था, वरना वो तो हमेशा ही सादे कपड़े पहनते थे। उन्हें देखकर लगता भी नहीं था कि वह दीवान महल के मालिक है। राजेश्वर जी ने अपने परिवार को जब इतना हैरान होते हुए देखा तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वह कुर्सी खिसका कर उस पर बैठते हुए बोले, अंडस्को, अनिका, आज मुझे खाना सर्व नहीं करोगी? अनिका का तो पहले ही मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी धरा ने अनिका को हाथ लगाया और अनिका उठकर राजेश्वर जी की प्लेट में खाना सर्व करने लगी। देव भी राजेश्वर जी के पास ही बैठ गया। देव और राजेश्वर जी खुश होकर खाना खा रहे थे, वही तीनों भाइयों की तो हालत बहुत बुरी हो गई थी। देव ने तभी ब्रेड पर बटर लगाते हुए कहा, अंडस्को, इतनी हैरानी से मत देखो, तुम लोग तो अभी से इतना हैरान हो गए, अभी तो तुम्हारी नई मम्मी आने वाली है। तीनों भाइयों के मुंह से एक साथ निकाला, अंडस्को, नई मम्मी। देव ने हंसकर कहा, अंडस्को, हाँ, नई मम्मी, बहुत जल्दी इस घर में एक दुल्हन आएगी, मामा जी की दूसरी पत्नी। कहते हुए देव ने राजेश्वर जी की तरफ देखा और राजेश्वर जी ने मीठी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। वही धरा, अनिका और यामिनी तीनों ही मुस्कुरा रही थी। कहीं ना कहीं तीनों ही राजेश्वर जी को ऐसे देखकर खुश थी। उन तीनों ने राजेश्वर जी को हमेशा टेंशन में ही देखा था, लेकिन आज उनके चेहरे की मुस्कुराहट असली थी, जिसे देखकर तीनों बहुएं खुश थी। वही यश भी राजेश्वर जी को देखकर दोनों हाथ फैला रहा था और अपने दोनों दांत दिखाकर हंस रहा था। राजेश्वर जी ने यश को गोद में लिया, फिर यश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, आज के बाद तुम मुझे बड़े भैया बुलाना। ये सुनकर तीनों भाई की आंखें फिर से खुल गई। तीनों ने जैसे तैसे नाश्ता किया, लेकिन नाश्ता उनके गले से उतर नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह नाश्ते को अपने गले में जबरदस्ती उतार रहे हैं। नाश्ता करने के बाद धनंजय ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करके कहा, अंडस्को, पापा, सच में आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप शादी करेंगे? इस पर राजेश्वर जी बोले, अंडस्को, हाँ, तुम्हें कोई शक है? मेरा यह नया लुक देखकर तो तुम्हें समझ ही जाना चाहिए कि मैं शादी करने वाला हूँ। अंगद ने कहा, अंडस्को, पापा, सोचकर डिसीजन लीजिए, ऐसा ना हो कोई बेकार औरत इस घर में आ जाए और इस घर को नर्क बना दे। इस पर राजेश्वर जी ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, तो तुम तीनों भाइयों ने इस घर को स्वर्ग बना रखा है। मैं कम से कम अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव तो नहीं करूंगा जैसा तुम तीनों करते हो। इस पर यज्ञ ने कहा, अंडस्को, पापा, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर राजेश्वर जी ने यज्ञ की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अगर तुम्हारी पत्नी होती तो तुम भी अपने भाइयों के नक्शे कदम पर ही चलते। तुम तो अभी से यामिनी से इतना लड़ते हो, मुझे क्या दिखाई नहीं देता? धनंजय आगे कुछ कहता है उससे पहले ही राजेश्वर जी ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अंडस्को, मैं डिसीजन ले चुका हूँ। मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। इनफैक्ट आज मुझे किसी के साथ डेट पर भी जाना है। डेट का नाम सुनकर तो तीनों भाइयों को अटैक आते आते रह गया। तीनों ही भाई अपने पापा को हैरानी से देख रहे थे। राजेश्वर जी ने कहा, अंडस्को, मुझे हैरानी से देखने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम तीनों को मेरी शादी से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम तीनों इस घर से जा सकते हो। अभी भी इस घर की और बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम है। मैं चाहूँ तो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे सकता हूँ और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा।
इसीलिए बेहतर होगा कि मेरे हर डिसीजन को अपने सर आंखों पर रखो, वरना अपना बिजनेस खुद खड़ा कर लो। धनंजय ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा, अंडरस्को, ठीक है पापा, आपको जो करना है वह कर लीजिए, लेकिन कम से कम बता तो दीजिए, आपने मेरी शादी धरा से क्यों की? अंगद ने भी धनंजय की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, अंडरस्को, प्लीज पापा जी बता दीजिए कि आपने अनिका से मेरी शादी क्यों की? राजेश्वर जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, मेरा अभी मूड नहीं है, जब मूड होगा बता दूंगा। तीनों भाई समझ गए कि राजेश्वर जी उन्हें कुछ नहीं बताने वाले। अंगद ने तो बहुत हाथ पैर मार लिए थे, लेकिन उसे अपना और अनिका की शादी का सच पता नहीं चला। धनंजय ने भी धरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, लेकिन अभी तक शादी की असली वजह उसके सामने नहीं आई थी। वही यज्ञ के दिमाग में तो अपना ही लोचा चल रहा था। उसे डर था कि अगर उसने इस वक्त अपने बेटे के बारे में सबको बताया तो राजेश्वर जी उसे पक्का घर से निकाल देंगे, इसलिए उसने तो चुप्पी ही साध ली। तीनों बाहर जाने लगे, लेकिन धनंजय वापस आया। उसने धरा का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाते हुए कहा, अंडस्को, आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। धरा ने अपना हाथ धनंजय से छुड़वा लिया और ना में एक गर्दन हिलाते हुए बोली, अंडस्को, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए, अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। धरा ने फिर राजेश्वर जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। राजेश्वर जी धनंजय से कुछ बोलते हैं उससे पहले ही धनंजय ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, पापा, मैं आपकी शादी के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपना धरा का साथ रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं धरा को डाइवोर्स नहीं दूंगा। आपने मुझे कुछ दिन दिए और मैं उन कुछ दिनों में खरा नहीं उतरा, लेकिन मुझे कुछ दिन और चाहिए। अगर मैं इन कुछ दिनों में धरा का मन नहीं बदला तो मैं वादा करता हूँ धरा को अनाथ आश्रम में खुद छोड़ कर आऊंगा। इस पर धरा ने कहा, अंडस्को, लेकिन मैं एक और दिन आपके साथ नहीं रहना चाहती। धनंजय ने धरा की बातों को इग्नोर करके फिर से राजेश्वर जी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, पापा पर 7 दिन दे दीजिए। अगर 7 दिन में धरा को मुझसे प्यार नहीं हुआ तो आप जहां कहेंगे मैं साइन कर दूंगा, और आप जानते हैं धनंजय अपनी बातों से नहीं पलटता। राजेश्वर जी कुछ बोलते हैं उससे पहले ही देव ने राजेश्वर जी के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे कह रहा हो, अंडस्को, धनंजय को 7 दिन दे दीजिए, वह 7 दिन डिजर्व करता है। राजेश्वर जी ने धरा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, धरा, मैं जानता हूँ तुमने इस घर में बहुत कुछ सहा है। मेरे कहने से धनंजय को 7 दिन और दे दो। अगर इन 7 दिन में धनंजय और तुम्हारा रिश्ता नहीं सुधरा तो धनंजय अपनी बातों पर कायम होते हुए तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करके देगा। धरा की आंखें नम हो गई और उसने न में गर्दन हिला दी। राजेश्वर जी ने फिर से रिक्वेस्ट करके कहा, अंडस्को, प्लीज धरा, एक बार, आखिरी बार मेरी बात मान लो, उसके बाद तुम जो चाहेगी वह होगा। धरा कुछ नहीं बोली, जिसका साफ मतलब था कि वह राजेश्वर जी की बात मान रही थी। धनंजय ने धरा की बाजू पकड़ी और लगभग उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले गया। वही अंगद ने भी अनिका को देखकर कहा, अंडस्को, लंच लेकर आ जाना, और अगर नहीं लेकर आई तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। अंगद की बात सुनकर अनिका ने अपना सलाइवा घटक लिया। वह जानती थी कि आजकल अंगद उसके साथ बहुत शरारत कर रहा है, इसीलिए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अंगद ने एक मीठी सी मुस्कुराहट अनिका को पास की और वहां से चला गया। यज्ञ ने भी एक बार अपने बेटे को देखा, उसके माथे को चुम्मा और फिर वह भी अपने भाइयों के पीछे पीछे चला गया। धनंजय ड्राइव कर रहा था और धरा उसके बराबर में बैठी थी। धरा की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वह इस वक्त धनंजय से कितना गुस्सा है, लेकिन वह धनंजय के बिहेवियर से इतना परेशान हो गई थी कि अब उस पर गुस्सा भी नहीं निकालती थी। धनंजय ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। वह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा और सुंदर था। उस रेस्टोरेंट के बाहर लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह रेस्टोरेंट अमीर लोगों के लिए ही है। धरा ने हैरानी से रेस्टोरेंट की तरफ देखा तो धनंजय ने प्यार से कहा, अंडस्को, अब तुमने मुझे 7 दिन दिए हैं तो तुम्हें 7 दिन इम्प्रेस करने के लिए ये सब तो करना ही होगा। धरा ने कहा, अंडस्को, लेकिन हम नाश्ता करके आए हैं। धनंजय बोला, अंडस्को, तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ नाश्ता करेंगे? धनंजय गाड़ी से उतरा। उसने दूसरी तरफ जाकर धरा के लिए गाड़ी का गेट खोला और फिर धरा की तरफ हाथ बढ़ा दिया। धरा ने भी कुछ सोचकर धनंजय के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और गाड़ी से उतर गई। धनंजय ने कहा, अंडस्को, अब ये हाथ 7 दिन तो क्या 7 जन्म भी नहीं छूटेगा। धरा तो हैरानी से धनंजय को देख रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं।
धनंजय धरा को लेकर रेस्टोरेंट में चला गया और फिर उसने मैनेजर को देखकर कुछ इशारा किया। मैनेजर अपने पूरे स्टाफ के साथ धनंजय के सामने आ गया। धनंजय ने धरा को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, अंडस्को, आज से तुम्हारी लेडीज बॉस धरा धनंजय दीवान है। आज से इस रेस्टोरेंट का सारा काम धरा संभालेगी। धरा तो हैरानी से धनंजय को देख रही थी। फिर धरा ने कुछ सोचकर धनंजय की बाजू पकड़ी और उसे एक तरफ ले जाकर बोली, अंडस्को, मिस्टर दीवान, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकती। इस पर धनंजय ने कहा, अंडस्को, लेकिन तुम्हें संभालनी होगी। सुना ना पापा ने क्या कहा? कम से कम 7 दिन तो तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना ही होगा, उसके बाद जो तुम चाहती हो वह हो जाएगा। धरा ने कहा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं संभाल पाऊंगी। इस पर धनंजय ने कहा, अंडस्को, धरा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। कर सकती हो। खुद को अपने दर्द और दुख से बाहर निकालो। मैं जानता हूँ तुम अपना दर्द मुझे नहीं बताओगी और मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारा दर्द भी ढूंढ लूंगा, उसका इलाज भी। लेकिन फिलहाल तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। ऐसे मुंह लटका कर रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कल से इस रेस्टोरेंट की बागडोर संभालो। कल से तुम्हें मैं यहाँ रोज छोड़ने आऊंगा, रोज लेने आऊंगा। जब तक मैं ना आऊं अकेले घर मत जाना, समझी? इतना कहकर धनंजय ने धरा का हाथ पकड़ा और एक केबिन की ओर बढ़ गया। धनंजय धरा को लेकर सीधा केबिन में आया। धनंजय ने धरा को उस केबिन के में चेयर पर बैठाते हुए कहा, अंडस्को, आज के बाद तुम अपना काम इसी चेयर पर बैठकर करोगी। ये केबिन तुम्हारा ही है और तुम इस बड़े से रेस्टोरेंट की छोटी सी ओनर। धरा तो उस केबिन को हैरानी से देख रही थी। वह केबिन सच में बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था। उस केबिन को देखकर धरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और धनंजय उस मुस्कुराहट को ही देखता रहा। धनंजय ने वह सारा केबिन धरा की पसंद को ध्यान में रखते हुए रिनोवेट करवाया था। धनंजय को धरा की पसंद के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना भी पता था उस हिसाब से उसने धरा के लिए केबिन तैयार करवा दिया। धरा तो ठंडी आंखों से उस केबिन को देख रही थी। कहीं ना कहीं धरा को वह केबिन पसंद आ रहा था। धरा का ध्यान उस केबिन को देखने में ही था और इसी बात का फायदा उठाकर धनंजय ने धीरे से पूछा, अंडस्को, केबिन पसंद आया? धरा ने धीरे से कहा, अंडस्को, हाँ। धरा ने वह धीरे से कहा था, लेकिन धनंजय को वह धीरे से हाँ कहना भी बहुत सुकून दे रहा था। धरा ने जब आंख भरकर केबिन को देख लिया तो उसने धनंजय की तरफ देखा। धनंजय धरा को ही देख रहा था। धरा के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी ही सही लेकिन मुस्कान थी, जिसे धरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धनंजय से धरा अब कुछ नहीं छुपा सकती थी। धनंजय ने कहा, अंडस्को, धरा, अब मैं दीवान इंडस्ट्रीज जा रहा हूँ। आते हुए तुम्हें पिकअप कर लूंगा, तब तक तुम अपने इस रेस्टोरेंट को संभालो। धनंजय जाने लगा तो धरा ने एक बार फिर कहा, अंडस्को, मिस्टर दीवान, ये सब क्यों कर रहे हैं? इस पर धनंजय ने कहा, अंडस्को, तुम जानती हो धरा, मैं 17-18 साल के लड़कों की तरह तुम्हारे आगे पीछे नहीं भाग सकता। न ही तुम्हारे लिए गुलाब के फूल लाकर तुम्हें इम्प्रेस कर सकता। चॉकलेट लाकर, टेडी बेयर लाकर तुम्हारे लिए स्पेशल डेकोरेट कर कर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। बस मेरा अपना स्टाइल है तुम्हें अपने पास रखने का। 7 दिन तक मेरी बात मान लो, अगर उसके बाद भी तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। धनंजय ने यह बात इतनी प्यार से कही थी कि धरा की आंखों में आंसू आ गए। धरा का मन हुआ कि वह सारी शिकायतों का पिटारा धनंजय के सामने खोल दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने धनंजय की तरफ से मुंह फेर लिया। धनंजय ने धरा को ऐसे देखा तो मन ही मन कहा, अंडस्को, धरा, वादा है धनंजय दीवान का, खुद से 7 दिन बाद तुम मुझसे मुंह नहीं फेरोगी, खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी। धनंजय उस केबिन से चला गया और धरा अपनी चेयर पर बैठ गई। धरा कुछ देर तक धनंजय के बारे में सोचती रही और फिर उठकर रेस्टोरेंट का चक्कर लगाने चली गई। वही धनंजय अपनी गाड़ी के पास आ गया। धनंजय जैसे ही गाड़ी में बैठा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पैसेंजर सीट पर देव बैठा हुआ था और अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। देव को देखकर धनंजय की बोएं तन गई। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडस्को, आखिर तुम चाहते क्या हो? पापा को पट्टी तुमने ही पढ़ाई है ना, इसीलिए पापा शादी करने की जिद कर रहे हैं। देव ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा, अंडस्को, पट्टी तो मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा था, वरना खुद तो तुम जिंदगी भर धरा को ढूंढते रहते और धरा तुम्हें नहीं मिलती। मेरे ही बदौलत तुम अपनी 2 चोटी वाली को ढूंढ पाए हो। धनंजय ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और देव की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, आखिर तुम चाहते क्या हो?
क्या चाहिए तुम्हें? हमारे घर में तुम्हारी वजह से पापा इतना बेकार सा डिसीजन ले रहे हैं। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, डिसीजन बेकार नहीं है धनंजय। तुम्हारे पापा और मेरे मामा इस वक्त बहुत अकेले हैं। उन्हें भी एक साथी की जरूरत है। वह साथी कोई भी हो सकता है, तुम भी बन सकते थे। लेकिन तुमने तो अपने पापा के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए वह शादी कर रहे हैं। शादी करेंगे तो एक साथी के रूप में पत्नी मिल जाएगी, जिसके साथ मामा जी अपने सुख दुख बांट लेंगे। धनंजय ने फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को, इसकी क्या गारंटी कि जो औरत आएगी वह पापा का सुख दुख ही बांटेगी, हो सकता है पापा को लूट कर खा जाए। देव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, अरे मामा जी को लूट भी लिया तो क्या हो गया? आखिर मामा जी के पास दौलत की कभी थोड़ी है। अब तो धनंजय ने अपना सिर स्टीयरिंग पर जोर जोर से मारने लगा। देव ने सच में धनंजय को पागल कर दिया था। एक तो पहले ही वह अपने पापा की शादी की बात को पचा नहीं पा रहा था, ऊपर से देव का उल्टी सीधी बातें करके उसका दिमाग खराब कर रहा था। धनंजय को ऐसे देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव ने कहा, अंडरस्को, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी नई माँ अच्छी आएगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारा टिफिन पैक करेगी, तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ फेरेगी, तुम्हें प्यार करेगी। धनंजय ने फिर से दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, देव गाड़ी से उतरो, वरना मैं सच कहता हूँ अभी के अभी तुम्हें शूट कर दूंगा। देव ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया था, लेकिन शायद तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, उतरो मेरी गाड़ी से, धनंजय ने गुस्से में कहा। देव बोला, अंडरस्को, ठीक है तुम्हारी मर्जी, देखता हूँ 7 दिन बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है कि तुम धरा को हमेशा के लिए अनाथ आश्रम छोड़ आओ। देव जैसे ही गाड़ी से उतरने लगा, धनंजय ने देव की कलाई पकड़ ली और देव के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई। धनंजय ये तो जान चुका था कि देव चाहे जितना भी उल्टी सीधी बातें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं चाहता दीवान महल की भलाई ही है। धनंजय इस बात को भी नहीं झूठला सकता था कि उसने अपनी 2 चोटी वाली को देव की मदद से ही पाया है, वरना अब तक तो धनंजय और धरा का डाइवोर्स हो चुका होता। धनंजय ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पूछा, अंडरस्को, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? इस बार देव ने कहा, अंडरस्को, अभी अभी जो तुम धरा को डायलॉग मार कर आए हो, वह डायलॉग नहीं है, बल्कि तुम्हें वह सारे काम करने होंगे जो एक 17-18 साल का लड़का करता है। धनंजय ने हैरानी से देव को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। देव ने कहा, अंडरस्को, ठीक है, मत करो तो फिर यह बात तो तय है कि सही 7 दिन बाद धरा तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। तुम मानो ना मानो, लेकिन अगर तुम 17-18 साल के लड़के की तरह अपना प्यार धरा पर जताओगे तो धरा खुश हो जाएगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम धरा के लिए क्या क्या कर सकते हो। धनंजय ने कहा, अंडरस्को, देखो देव, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 24 घंटे धरा के आसपास नहीं घूम सकता। इस पर देव ने कहा, अंडरस्को, 24 घंटे नहीं घूमना, बल्कि 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को घूमना है, और बस 1 घंटे में तुम्हारी सेटिंग हो जाएगी। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो टोटल 7 घंटे में तुम्हारी सेटिंग हो जाएगी। अब धरा के लिए तुम 7 घंटे तो निकाल ही सकते हो। धनंजय को कहीं ना कहीं देव की बात समझ आ रही थी और उसने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 1 घंटे बाद दोनों ही दीवान इंडस्ट्रीज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। धनंजय गुस्से में सीढ़ियां चढ़ रहा था और वही देव मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था। धनंजय अपने केबिन में आया और गुस्से में बोला, अंडरस्को, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं ये सब नहीं कर सकता। देव मुस्कुराता हुआ चेयर पर बैठा और बोला, अंडरस्को, ठीक है, मत करो, लेकिन अपना दिल मजबूत कर लो, क्योंकि 7 दिन बाद तुम्हें धरा छोड़कर चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपने केबिन में काम कर रहा था, पर बार बार घड़ी देख रहा था। वह चाहता था कि अनिका लेट आए और वह उसे पनिशमेंट के नाम पर अपनी मनमानी कर ले। अंगद ने घड़ी देखी तो 1 बजे बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फोन निकाला और अनिका को मैसेज किया, अगर तुम 1 बजे के बाद लेट आई तो तुम्हें हर मिनट बाद पनिशमेंट मिलेगी। तभी अंगद के केबिन का गेट खुला। अनिका लंच लेकर केबिन के गेट पर खड़ी थी। अनिका अंदर आए और लंच अंगद के टेबल पर रखती हुई बोली, अंडरस्को, मैं 4 मिनट पहले आ गई हूँ। अनिका को देखकर अंगद की नजरें अनिका पर ही ठहर गई। वह ऊपर से लेकर नीचे तक अनिका को स्कैन कर रहा था।
अनिका ने आज फ्रॉक सूट पहना था, पिंक कलर का फ्रॉक सूट, व्हाइट कलर की चुन्नी, हल्का सा मेकअप, हाथों में बैंगल्स। अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनिका को ऐसे देखकर अंगद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अंगद तो पहले ही अनिका को छेड़ने के बहाने ढूंढता था और अब तो अनिका को ऐसे देखकर अंगद का अनिका को और ज्यादा छेड़ने का मन करने लगा। अनिका ने शायद पहली बार दीवान महल में फ्रॉक सूट पहना था, जिसमें उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। अंगद ने कहा, अंडस्को अन्नू तुम लेट हो। अनिका ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को मिस्टर दीवान में 4 मिनट पहले आई हूँ। अंगद ने फिर कहा, अंडस्को अनु मैंने कहा ना तुम 10 मिनट लेट आए हो। अनिका ने अपने मोबाइल में टाइम देखा, फिर मासूमियत से बोली, अंडस्को मिस्टर दीवान मैं तो टाइम से आई हूँ, देखना अभी भी 3 मिनट बाकी है। अंगद अपनी जगह से खड़ा हो गया और अनिका की तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ बोला, अंडस्को तो तुम्हें लगता है अनु मैं झूठ बोल रहा हूँ? अनिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। इस पर अंगद ने कहा, अंडस्को नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब यही था, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अंगद अनिका के करीब चला गया और अनिका दीवार से जा लगी। अंगद ने एक हाथ अनिका के एक साइड रखा और अपना चेहरा अनिका की गर्दन पर ले जाकर उसके कान में धीरे से कहा, अंडस्को मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम 10 मिनट लेट हो। अंगद के इतना करीब आने से अनिका तो अपना सलाइवा गटक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंगद दिन पर दिन बेशर्म होता जा रहा है। सुबह ही तो उसने उसे इतना परेशान किया था और अब भी परेशान करने का बहाना ढूंढ रहा है। अंगद ने अनिका के गालों को चूम लिया और अनिका की आंखें बंद हो गई। अंगद थोड़ा सा दूर हुआ और अपनी टेबल के पास वापस आया। अंगद ने फोन करके किसी को केबिन में बुलाया। तभी एक आदमी अंगद के केबिन में आ गया। अंगद ने उस आदमी को देखकर कहा, अंडस्को ये घड़ी 10 मिनट आगे कर दो। ये सुनकर तो अनिका की आंखें फैल गई और उस आदमी ने स्टूल लगाकर केबिन की घड़ी को 10 मिनट आगे कर दिया और फिर वहां से चला गया। अनिका तो आंखें फाड़े अंगद को देख रही थी और वही अंगद अनिका को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अनिका तो आंखें फाड़े अंगद को देख रही थी और वही अंगद अनिका को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक ही अनिका ने एक हाथ फैलाकर हैरानी से कहा, अंडस्को ये तो चीटिंग है मिस्टर दीवान, आप ऐसा नहीं कर सकते। अचानक ही अनिका ने एक हाथ फैलाकर हैरानी से कहा, अंडस्को ये तो चीटिंग है मिस्टर दीवान, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंगद ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को बिल्कुल कर सकता हूँ, इनफैक्ट देखो ना तुम्हारे सामने ही कर दिया। अब तो तुम 10 मिनट लेट हो गई ना, अब बताओ क्या पनिशमेंट दूँ तुम्हें। अनिका तो मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी अगर कुछ भी करके अपनी मनमानी तो जरूर करेगा। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अनिका बच्चों की तरह मुंह बनाकर खड़ी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा गेम में हार जाता है और मुंह बना लेता है। अनिका भी बिल्कुल वैसे खड़ी थी, जिसे देखकर अंगद के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। अंगद ने अनिका की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसकी कमर पर हाथ लपेटकर अपना माथा अनिका के माथे से जोड़कर कहा, अंडस्को अब बच्चों जैसा मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा परेशान तो मैं अपनी अनु को करूंगा ही। इतना कहकर अंगद ने अपने होठ अनिका के होठों पर रख दिए और एक डीप किस करने लगा। अनिका के हाथ भी अंगद की कॉलर पर कस गए। अंगद ने अनिका को ऐसे ही परेशान करना शुरू कर दिया। अंगद की पकड़ अनिका पर कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा अंगद हमेशा के लिए अनिका को खुद में समा लेगा। वहीं दूसरी तरफ यज्ञ अपने केबिन में बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था और तभी केबिन का गेट ओपन हुआ। यज्ञ ने उस आदमी को देखकर कहा, अंडस्को मैंने जो पेपर बनवाने के लिए कहा था वह बनवा दिए। उस आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ सर बनवा दिए। यज्ञ ने यामिनी को फोन करके कहा, अंडस्को जितनी जल्दी हो सके मेरे ऑफिस आ जाओ। यामिनी स्टडी कर रही थी। उसे भी यज्ञ की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह भी चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मैं तुम्हारी नौकर हूँ, जब मन करता है फोन करके मुझे अपने ऑफिस आने के लिए कह देते हो। यज्ञ ने मन ही मन कहा, अंडस्को अभी तुम मेरी नौकरानी हो नहीं, पर बहुत ही जल्द मैं तुम्हें अपनी नौकरानी बना दूंगा। यज्ञ ने फिर अपने गले में मिठास लाते हुए कहा, अंडस्को यामिनी मुझे तुमसे सच में बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरे ऑफिस आ जाओ। देखो मैं तो तुम्हें कितनी रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, और प्लीज अपने साथ यश को भी ले आना। तुम तो जानती हो यश को देखे बिना मेरा दिल नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। यज्ञ की बात सुनकर यामिनी पूरी तरह इरिटेट हो गई।
यज्ञ का जब मन करता वह यामिनी को ऑफिस आने के लिए कह देता। यामिनी ने फिर से मना करते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर दीवान, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। मैं कोई आपकी गुलाम नहीं हूँ कि जब आपका मन करेगा मुझे ऑफिस बुला लेंगे और मैं बिना कुछ सोचे समझ आ जाऊंगी। मुझे अपनी भी स्टडी करनी होती है। मैं नहीं आ रही। इस बार यज्ञ को भी गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाते हुए फिर से प्यार का इस्तेमाल करते हुए कहा, अंडरस्को यामिनी प्लीज आ जाओ ना, आज मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। मैं यश के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। प्लीज यामिनी, पता नहीं क्यों यश को देखकर लगता है कि काश मेरा बेटा होता। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इसके पिता ने इसे छोड़ कैसे दिया। ये तो इतना प्यार और मासूम सा बच्चा है। यज्ञ ने जानबूझकर यामिनी को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यामिनी सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर यज्ञ का भी तो अपने बच्चे के बारे में जानने का हक था। यामिनी ने भी मन ही मन कहा, अंडरस्को क्या सोच रही है यामिनी, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यज्ञ का झुकाव यश की तरफ है। शायद यही प्रकृति का खेल है कि यज्ञ, जिसने आज तक किसी बच्चे को गोद में लेकर नहीं देखा, वह अपने आप ही यश की तरफ आकर्षित हो जाता है। कहीं ना चाहते हुए भी यश और यज्ञ के बीच में एक कनेक्शन बन गया है। तो क्या सोच रही है, चली जाओ अपने बच्चे को लेकर। यज्ञ का पूरा हक है अपने बेटे पर और तू उसका हक उससे दूर नहीं कर सकती। कुछ सोचकर यामिनी ने कहा, अंडरस्को ठीक है मिस्टर दीवान, मैं आ जाती हूँ। यामिनी ऑफिस आ रही है। ये सुनकर यज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यज्ञ ने फोन कट करके अपने फोन में यामिनी और यश की फोटो देखते हुए कहा, अंडरस्को तो ये चुड़ैल ऑफिस आने के लिए मान ही गई। मुझे तो लगा डायन को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पिशाचिनी तो 2 ही डायलॉग में इम्प्रेस हो गई और अब आ रही है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय एक मीटिंग में बैठा हुआ था। मीटिंग अटेंड करने के बाद धनंजय अपने केबिन में आया तो देव पैर पैर पर रखकर अपने मोबाइल में बिजी था। धनंजय ने मन ही मन कहा, अंडरस्को कि ये लड़का सारा दिन मोबाइल देखता है, यह नहीं कि ऑफिस का कुछ काम ही सीख ले। इस पर देव ने बिना धनंजय की तरफ देखे हुए कहा, अंडरस्को मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं दूसरों को सिखा दूं। ये बात बोलते हुए देव के चेहरे पर स्वाभिमान साफ झलक रहा था। वही धनंजय तो ना में गर्दन हिलाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद धनंजय का केबिन खुला और एक आदमी ने अंदर आने की परमिशन मांगी। धनंजय ने पलके झपकाकर वह परमिशन दे दी। वह आदमी आकर धनंजय के सामने खड़ा हो गया और देव की तरफ देखता हुआ बोला, अंडरस्को सर आपसे बात करनी थी अकेले में। धनंजय ने देव को देखकर इरिटेट होकर कहा, अंडरस्को इस लड़के से कुछ भी नहीं छुपता, पता नहीं इसे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है, तो इसके सामने ही बोल दो। देव अब भी अपने फोन में बिजी था, लेकिन धनंजय की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था कि धनंजय जो कह रहा है देव से कुछ भी नहीं छुपा। और उस आदमी ने कहा, अंडरस्को सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है धरामय के बारे में। ये सुनते ही धनंजय के कान खड़े हो गए और वह उस आदमी का बोलने का इंतजार करने लगा। वह आदमी बोला, अंडरस्को सर धरा मैम जिसकी बेटी है उस औरत का आपके पापा के साथ लिंक था, वह दीवान महल आती जाती रहती थी। ये सुनते ही धनंजय के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वही देव तो अब भी अपने मोबाइल में बिजी था। वह तो ऐसे बैठा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। धनंजय ने देव को देखा तो देव तो रिलैक्स होकर बैठा था। धनंजय ने गुस्से में कहा, अंडरस्को देव तुमने सुना इसने क्या कहा? इस पर देव ने कहा, अंडरस्को हाँ सुन लिया और कोई पहली बार नहीं सुना, मुझे पता है धरा की माँ और तुम्हारे पापा का कोई कनेक्शन है। ये सुनते ही धनंजय ने उस आदमी को जाने के लिए कह दिया और वह आदमी चला गया। धनंजय ने फिर देव को देखकर कहा, अंडरस्को अगर पापा धरा की माँ को जानते हैं तो तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? देव ने हंसकर कहा, अंडरस्को तुमने मुझसे पूछा कब? धनंजय ने अपने बाल नोच लिए। धनंजय ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को देव हर बात की हद हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे ऐसे जवाब मुझे पागल कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताओ कि पापा का और धरा की माँ का क्या कनेक्शन है? देव ने धनंजय को मुस्कुरा कर देखा और आंख फाड़ते हुए कहा, अंडरस्को कहीं धरा की माँ तुम्हारी बुआ तो नहीं और धरा तुम्हारी बहन तो नहीं, फुफीरी बहन? ये कहकर देव जोर जोर से हंसने लगा। वही धनंजय को और ज्यादा गुस्सा आ गया। धनंजय गुस्से में देव की तरफ बढ़ने लगा तो देव भागकर टेबल के दूसरी तरफ आ गया। अब धनंजय देव को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और देव हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था।
इस वक्त दोनों ही टॉम एंड जेरी लग रहे थे। धनंजय के केबिन से हंसने की आवाज आ रही थी और पूरा स्टाफ धनंजय के केबिन के बाहर खड़ा होकर धनंजय और देव की मीठी सी शरारतों को देख रहा था। धनंजय को इस वक्त देव की बात पर गुस्सा आ रहा था। वहीं देव तो धनंजय को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। धनंजय भागता हुआ बोला, अंडरस्को, वह मेरी बहन नहीं तेरी बहन है। देव भी भागता हुआ बोला, अंडरस्को, मेरी बहन नहीं है, मेरी तो गर्लफ्रेंड जैसी है। अब तो धनंजय को और ज्यादा गुस्सा आ गया। धनंजय ने कहा, अंडरस्को, मुझे समझ नहीं आता तू आखिर चाहता क्या है। एक तरफ तो मेरी धरा के साथ सेटिंग करने में हेल्प करता है और दूसरी तरफ मेरे ही सामने मेरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड भी बताता है। देव ने भागते हुए कहा, अंडरस्को, वह क्या है ना धनंजय, अगर धरा के दिल में तू नहीं होता तो डेफिनेटली मैं उसके दिल में एंट्री कर लेता, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तू है। वह तुझसे नाराज है इसलिए अपने दिल की बात तुझे नहीं बताती, वरना बचपन से लेकर आज तक अगर उसने किसी को प्यार किया, किसी पर भरोसा किया, किसी का इंतजार किया, तो वह बस तू है। और जब उसने तुझे देखा और तेरे बिहेवियर को सहा, उसका दिल टूट गया, उसका इंतजार एक सेकंड में गिरकर कांच की तरह चिकनाचूर हो गया। देव की ऐसी बात सुनकर धनंजय थोड़ा सा इमोशनल हो गया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। देव भी रुक गया और वह भी धनंजय के जस्ट सामने बैठ गया। धनंजय ने देव के पीछे देखा तो पूरा स्टाफ गेट पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। धनंजय ने चिल्लाकर कहा, अंडरस्को, कुछ काम नहीं है या तुम सबको ऑफिस से हमेशा के लिए छुट्टी दे दूं। सारा स्टाफ जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर तक देव मुस्कुराकर धनंजय को देखता रहा और धनंजय ने फाइनली हिम्मत करते हुए अपने दिल की बात देव को बताते हुए कहा, अंडरस्को, देव प्लीज मुझे धरा को गले लगाना है, कसकर गले लगाना है, उसे बहुत प्यार करना है, प्लीज कुछ मैजिक करो ना। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, अरे मैं तो बना ही मैजिक करने के लिए हूँ, मैं पृथ्वी पर आया ही मैजिक करने के लिए हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं जैसे जैसे कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाना, फिर देखो धरा कैसे 7 दिन में तुम्हारे करीब आती है। देव की पॉजिटिव बात सुनकर धनंजय की चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और आंखों में थोड़ी सी शर्म। देव ने धनंजय के फेस को देखकर उसे को चढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, हाय हाय, सख्त लौंडे को शर्म आ गई, पिघल गया। धरा को गले लगाना है, धरा को प्यार करना है, धरा को बाहों में भरना है। ये बात बोलकर देव हंसने लगा। वही धनंजय ने शर्माकर अपना चेहरा टेबल में घुसा लिया। धनंजय को ऐसे शर्माता हुआ देखकर देव की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। दूसरी तरफ अंगद अनिका को गोद में लेकर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसने अपना चेहरा अनिका की गर्दन में छुपाया हुआ था। वही अनिका अंगद की उंगलियों से खेल रही थी। अंगद ने धीरे से पूछा, अंडरस्को, अनु, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये कलर तुम पर अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे से तैयार मेरे लिए हुई हो। अनिका ने पलटकर अंगद को देखा और ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं। अंगद को थोड़ा सा बुरा लगा और वह हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, झूठ ही बोल देती। हाँ मिस्टर दीवान, आपके लिए तैयार होकर आई हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता। अनिका ने हल्का सा पलटकर अंगद को देखा तो अंगद दिखावटी गुस्से में अनिका को ही देख रहा था। अनिका नजर झुकती हुई बोली, अंडरस्को, लेकिन मैं आपके लिए तैयार होकर नहीं आई। अंगद ने अपना माथा अनिका के माथे से जोड़कर कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं अनु, एक दिन तुम मेरे लिए भी तैयार होकर आओगी और वह दिन बहुत जल्द आएगा। जब तुम खुशी खुशी तैयार होकर मेरे करीब आओगी, जब तुम सिर्फ मेरे लिए तैयार होगी, जब तुम मेरा इंतजार करोगी। कुछ मिनट तक अंगद ऐसे ही अनिका को अपनी गोद में लेकर बैठ रहा। थोड़ी देर बाद अनिका ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे आपसे कुछ कहना था। अंगद ने अभी अपनी आंखें बंद की हुई थी। अंगद ने बोला, अंडरस्को, कहो क्या कहना है। लेकिन अनिका की हिम्मत अंगद को कुछ भी कहने की नहीं थी। उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी कि कहीं अंगद उसे मना ना कर दे। अनिका को चुप देखकर अंगद ने अपनी आंखें खोली और उसे खुद से दूर करके कहा, अंडरस्को, बताओ क्या कहना था। अनिका ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, वह मैंने बताया था ना, मेरी छोटी बहन की शादी है, उसके लिए मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, क्या मैं जा सकती हूँ। अंगद ने कुछ नहीं कहा, वह बस अनिका को ही देखता रहा। अनिका ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर दीवान, सिर्फ 2 घंटे में आ जाऊंगी, मैंने मम्मी को मना कर दिया था लेकिन वह बार बार फोन कर रही थी।
ये बात कहते हुए अनिका की आंखें हल्की सी नीचे कर ली थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं अगद मना ना कर दे। वही अगद हल्के गुस्से में अनिका को देख रहा था। अगद के ऐसा देखने से अनिका अपना सलाइवा घटक रही थी। अनिका मान चुकी थी कि अब अगद उसे जाने की परमिशन नहीं देगा। अनिका काफी देर तक अगद को उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। फिर उसने मुंह फेर लिया। अनिका की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों का एक आंसू अगद के हाथ पर टपक गया। अनिका ने जल्दी से वहां आंसू साफ कर दिया ताकि अगद को पता ना चले। लेकिन अगद ने महसूस कर लिया कि अनिका रो रही है। अगद ने अपनी पकड़ अनिका पर और कस दी और उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को चूम कर बोला, अंडस्को, तुम्हें रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। जब देखो इन मोटी मोटी आंखों से आंसू ही चिपकाती रहती हो। मेरा जवाब सुना भी नहीं और खुद ही मान लिया कि मैं मना करने वाला हूँ। माना तो माना, रोने भी लगी। अगद ने अनिका का चेहरा अपने चेहरे के करीब करके कहा, अंडस्को, जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना भी वक्त बिताना है अपनी फैमिली के साथ बिता लो। जो तुम चाहती हो वह कर सकती हो। आज के बाद मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अनिका ने थोड़ा सा नाराज भारी टोन में कहा, अंडस्को, आप गुस्सा हो गए? तो अगद ने अपनी नाक अनिका की नाक से रगड़ते हुए कहा, अंडस्को, नहीं हुआ। लेकिन प्लीज रात को तुम दीवान महल वापस आ जाना वरना मेरा दिल नहीं लगेगा। अगद की बात कहीं ना कहीं अनिका को अच्छी लग रही थी। अनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और उठकर जाने लगी। लेकिन तभी अगद ने उसे फिर से अपनी बाहों में कसकर जकड़ते हुए कहा, अंडस्को, जाने से पहले मुझे भी तो कुछ देकर जाओ। अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में शर्म। अगद ने अगले ही पल अनिका को किस कर लिया। अनिका अगद की गोद से उठ गई और जाने लगी। अनिका ने केबिन का गेट खोला ही था कि अगद ने कहा, अंडस्को, ड्राइवर से कह दो वह तुम्हें ले जाएगा और शाम को ड्राइवर के साथ ही घर वापस आ जाना और जिस मॉल में शॉपिंग करने जाओगी उस मॉल का नाम मुझे मैसेज कर देना। अगद की बात सुनकर अनिका का रुक गई और वापस से अगद के करीब आकर बोली, अंडस्को, वो हम मॉल में शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। अगद ने हैरानी से कहा, अंडस्को, क्यों और कहाँ से शॉपिंग करोगे? अनिका नजर चुराते हुए बोली, अंडस्को, वह इतने पैसे नहीं है कि मॉल से शॉपिंग कर ले, इसीलिए हम दुकान से ही शॉपिंग करते हैं। अगद तो हैरानी से अनिका को देख रहा था। अनिका ने जो जिंदगी जी हुई थी, अगद ने वह जिंदगी नहीं जी। अगद को कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अनिका के घर में एक एक पैसा सोचकर खर्च करते थे। इस वक्त अनिका को अगद के सामने बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। अनिका को ये सब बोलना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अनिका कभी झूठ नहीं बोलती थी। अगद के भरोसे ही तो अनिका के घर में पैसे जाते थे, वरना उसके भाई बहनों की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। अगद ने अनिका से कहा, अंडस्को, तुम सब मॉल में शॉपिंग कर लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। अनिका बोली, अंडस्को, नहीं, हम दुकान से शॉपिंग कर लेंगे। अनिका ने अपना सूट दिखाते हुए कहा, अंडस्को, ये सूट भी मैंने दुकान से ही लिया है। माँ ने शादी के टाइम दिलवाया था। वैसे भी आप हमारे घर पैसे भेजते हैं। माँ कहती है कि बेटियों के घर का नहीं खाते लेकिन मजबूरी है इसीलिए आपसे पैसे ले लेते हैं। जैसे ही मेरा छोटा भाई बड़ा होकर नौकरी करने लगेगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। कहते कहते अनिका की आंखें फिर से नम हो गई। अगद अपनी चेयर से उठा, जल्दी से अनिका के पास गया और बिना उसे वार्निंग दिए उसे गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ यामिनी भी यश को लेकर ऑफिस आ गई थी। वह जैसे ही यज्ञ के केबिन में पहुंची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यज्ञ वहां नहीं था। यामिनी को बड़ा गुस्सा आया। यामिनी खुद में ही बोली, अंडस्को, मिस्टर दीवान पागल है। पूरे पागल। फोन पर तो कह रहे थे आज कोई काम नहीं है और यहाँ देखो केबिन में ही नहीं है। इतना कहकर यामिनी केबिन के बाहर आ गई। उसने स्टाफ की तरफ नजर घुमाई और एक लड़के से पूछा, अंडस्को, मिस्टर दीवान कहाँ है? इस पर वह लड़का बोला, अंडस्को, सर तो कॉन्फ्रेंस रूम में है। उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, आप तब तक उनके केबिन में वेट कीजिए। यामिनी यश को लेकर केबिन में चली गई। यश 20-25 मिनट तक खेलता रहा, लेकिन उसके बाद उसका रोना शुरू हो गया। शायद उसे भी यज्ञ चाहिए था। यज्ञ के केबिन को खाली देखकर यश का मूड खराब हो गया। वह बार बार यज्ञ की चेयर की तरफ इशारा करता और यामिनी उसका इशारा समझते हुए कहती, अंडस्को, हाँ जानती हूँ तेरा बाप यहाँ बैठता है, लेकिन फिलहाल तेरे पापा यहाँ है नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं तो तुम बाप बेटे से परेशान हूँ। यामिनी ने फिर यश की तरफ देखकर कहा,
अंडरस्कोर यश, कहीं तेरे पापा को पता तो नहीं चल गया कि वह तेरे पापा है, तभी वह तेरे साथ इतना अटैच हो गए। अरे नहीं, ऐसे कैसे पता चल जाएगा। उस रात उन्हें होश भी नहीं था। यामिनी खुद में ही बातें कर रही थी और यश को खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यश कंटिन्यू रो रहा था। यामिनी अब यश का झुंझुना लेकर केबिन से बाहर आ गई, लेकिन यश अब भी रो रहा था। यश रो रहा था और बार बार पापा पापा कर रहा था। यामिनी समझ रही थी कि यश को इस वक्त यज्ञ चाहिए। आखिर यश 1 साल से ऊपर था, वह चीजों को समझने लगा। वह समझ रहा था कि वह ऑफिस आया है और वहां उसे उसके पापा मिलेंगे, और जब उसने अपने पापा को नहीं देखा तो उसका रोना तेज हो गया। बार बार पापा पापा कर रहा था और रोए जा रहा था। यामिनी को यश की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे अभी आधा घंटा और इंतजार करना था। पूरा स्टाफ यश को रोते हुए देख रहा था। उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यश किसी से चुप नहीं हुआ। यश ने तो जैसे बालहट कर ली थी, और बालहट बहुत खतरनाक होती है। यज्ञ का पूरा स्टाफ कोई घोड़ा बन रहा था, कोई हाथी बनकर, कोई टेडी बेयर बनकर, कोई पंछी बनकर यश को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। कोई उसे कबूतर दिखाता, कोई उसे चिड़िया दिखाता, कोई उसके साथ में क्लैपिंग करता, लेकिन यश एक से भी चुप नहीं हुआ, बल्कि उन्हें देखकर उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। यश बार बार यामिनी की तरफ देखता और बोलता, पप्पा पप्पा जाना। यश को ऐसे देखकर यामिनी को अब गुस्सा आ गया और वह सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। यामिनी ने कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खोला और यश को लेकर सीधा यज्ञ के पास गई और गुस्से में यज्ञ की गोद में यश को देते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर दीवान, अगर आप बिजी थे तो आपने मुझे बुलाया क्यों? पिछले 1 घंटे से मेरा बेटा रो रो कर पागल हो गया है। वही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए सब लोग यामिनी को ही देख रहे थे। धनंजय ने यामिनी को देखा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, वहीं अंगद भी यामिनी को ही देख रहा था। यामिनी तो बस गुस्से में यज्ञ को देख रही थी। वही यश जैसे ही यज्ञ की गोद में आया चुप हो गया और उसकी टाई से खेलता हुआ अपनी तुतलाती जुबान में बोलने लगा, पापा पापा। यामिनी गुस्से में थी और यज्ञ भी खड़ा होकर गुस्से में बोला, अंडरस्को तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा बेटा पिछले 1 घंटे से रो रहा है और तुम अब इसे लेकर आए हो। तुम्हारे अंदर अक्ल है कि नहीं? तुमने 1 घंटे तक मेरे बेटे का रोना बर्दाश्त कैसे किया? यामिनी यज्ञ को पॉइंट करती हुई गुस्से में बोली, अंडरस्को देखो मिस्टर दीवान, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। एक तो मैं वैसे ही आपके बेटे से परेशान हूँ, ऊपर से आप भी अपने बेटे की ही भाषा बोल रहे हैं। आपने मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख दिया। अगर आप मेरे बेटे को रोज रोज ऑफिस बुलाएंगे तो उसे तो इस जगह की आदत लग ही जाएगी ना। उसने आपकी चेयर देखी जो खाली थी और उस चेयर को देखकर यह रोने लगा, क्योंकि इसे आप चाहिए थे। मैंने इसे जैसे तैसे संभाला, ये सोचकर कि आपकी मीटिंग ना खराब हो, लेकिन आपका बेटा आप पर ही गया है, हर चीज खराब करके ही मानता है। यज्ञ ने भी गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम्हारी जैसी माँ हो तो बच्चा बिगड़ ही जाता है। 1 घंटे से मेरा बच्चा रो रहा है और यह मैडम उसे चुप करने की कोशिश कर रही है। 1 घंटे पहले भी यहाँ आ सकती थी, मेरे बच्चे को रुला दिया। इतना कहकर यज्ञ ने यश का चेहरा रब कर दिया और यश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यश इस बार 2 दांत अपने पापा को दिखा दिए और फिर यामिनी को देखकर हंस पड़ता। यामिनी गुस्से में यश को देखकर बोली, अंडरस्को ज्यादा पापा का चमचा बनने की जरूरत नहीं है। आएगा तो तू मेरे पास ही, और जब आएगा ना तब बताऊंगी तुझे। अब अपनी जरूरत अपने पापा से ही पूरी कर लेना। इतना कहकर यामिनी पैर पटक कर वहां से चली गई। वही मीटिंग में बैठे हुए लोग हैरानी से यज्ञ को देख रहे थे। एक ने खड़े होकर कहा, अंडरस्को मिस्टर दीवान, आपका बेटा आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। दूसरे ने कहा, अंडरस्को मिस्टर दीवान, आपने शादी कर ली और आपका एक बेटा भी है, आपने बताया नहीं। तीसरे ने कहा, अंडरस्को शादी के बाद यही हालत हो जाती है। चौथे ने कहा, अंडरस्को अरे भाभी जी की गलती नहीं है। अब बच्चा रो रहा था और वह चुप ही करा रही थी, लेकिन ये चुप ही नहीं हुआ। अंगद और धनंजय दोनों ही यज्ञ को देख रहे थे और यज्ञ ने अपने कंधे उचका दिए जैसे कहना चाहता हो, अंडरस्को मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। धनंजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और सबको देखकर बोला, अंडरस्को मीटिंग इज ओवर। सब धीरे धीरे यज्ञ को कंग्रेचुलेशन बोलकर जाने लगे। यज्ञ ने किसी की भी गलतफहमी दूर करने की नहीं सोची, बल्कि वह तो यामिनी से शादी करने का प्लान बन चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम से सब चले गए, बस वहां तीनों भाई रह गए। यज्ञ ने यश को टेबल पर बैठा दिया और उसके सामने अपनी घड़ी,
अपना फोन ड्रॉर में से 2-3 पेन निकाल कर रख दिए और यश उन सबको देखकर खुश हो गया और उनसे ही खेलने लगा। यश जितना हंसता यज्ञ के चेहरे पर उतनी ही मुस्कान आती। वही धनंजय भी यश को ही देख रहा था। अंगद भी धनंजय के पास बैठकर यश की शरारत को नोटिस कर रहा था। आखिर अंगद से रहा नहीं गया, तो उसने पूछ लिया, अंडस्को, अब क्या सोचा है यज्ञ? पापा को कब बताना है इसके बारे में? वैसे तेरा बेटा है बहुत क्यूट, बहुत जल्द इसका भी भाई आने वाला है। इतना कहकर अंगद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यज्ञ ने कहा, अंडस्को, मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन पापा के तेवर सुनने वाले नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ पहले यामिनी से शादी कर लूँ, उसके बाद ही पापा को बताऊं। यामिनी से शादी कर लूंगा तो कम से कम पापा मुझे घर से निकालेंगे नहीं। धनंजय ने कहा, अंडस्को, तुम यामिनी से शादी कर लो। वैसे भी आधी से ज्यादा दुनिया को यही लगता है कि यामिनी तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारा बच्चा, और वैसे भी ये तुम्हारा बच्चा ही है तो इसे अपना नाम दे ही दो। रही बात पापा की, तो जब तुम पापा से बात करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। इतना कहकर धनंजय भी यश के साथ खेलने लगा। यश धनंजय की हथेली पर पेन चल रहा था और धनंजय को हंसी आ रही थी। अचानक ही यश ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। इसका मतलब था वह धनंजय की गोद में जाना चाहता है और धनंजय ने भी यश को गोद में ले लिया। धनंजय ने यश को बहुत प्यार किया। अंगद ने देखा तो अंगद ने भी क्लैपिंग करके यश को लेने की कोशिश की, लेकिन यश ने अंगद को देखकर मुंह फेर लिया और यश के ऐसा करने से तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। वह तीनों भाई इतनी जोर से हंस रहे थे कि बाहर तक उनकी आवाज आ रही थी। पूरा स्टाफ हैरान था, तीनों इतनी जोर जोर से हंस रहे थे। सारा स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ही खड़ा होकर उनकी हंसी सुन रहा था। पूरे स्टाफ को बहुत ज्यादा हैरानी थी। उन्होंने कभी भी तीनों भाइयों को ऑफिस में ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था, लेकिन यश के आने से तीनों ही खुलकर हंस रहे थे। वहीं कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर अंगद ने मोबाइल में एक पोयम प्ले की, जिसकी आवाज सुनकर यश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और यश अपने दोनों हाथों से डांस करने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर तीनों भाई फिर से हंसने लगे। धनंजय ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, कुछ भी कहो लेकिन जब से यह आया है तब से दीवान महल में रौनक आ गई। धनंजय ने फिर से यज्ञ को देखकर कहा, अंडस्को, यज्ञ अब ज्यादा लेट मत हो और जितनी जल्दी हो सके यश की मम्मी से शादी कर ले और फिर ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दे। यज्ञ ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर तीनों भाई यश के साथ बैठे बैठे ही डांस करने लगे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और सामने देव खड़ा था। देव को देखकर तीनों भाइयों के चेहरे मुरझा गए। तीनों ही जानते थे कि देव फिर से बवाल मचाने आ गया। अंगद ने कहा, अंडस्को, कहिए मिस्टर बवाल, यहाँ कैसे आना हुआ? देव ने कहा, अंडस्को, कैसे, क्या तुम्हारी माँ का इंटरव्यू चल रहा है? तो क्या तुम तीनों इंटरव्यू लेना नहीं चाहते? अंगद ने देखकर कहा, अंडस्को, मैं कुछ समझा नहीं। देव ने कहा, अंडस्को, मामा के लिए करीब 5,000 प्रपोजल आए हैं। उनमें से मैंने बहुत मुश्किल से 50 लड़कियों को सेलेक्ट किया है और आज उन सब का इंटरव्यू है। तो क्या आप सब अपनी नई माँ का इंटरव्यू नहीं लेना चाहते? देव ने फिर धनंजय की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, धनंजय, कम से कम तुम्हें तो अपने पापा की शादी में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। तुम ही कह रहे थे ना कहीं कोई गलत औरत आ गई, तो चलो चलते हैं मामी का इंटरव्यू लेने। देव की बात सुनकर धनंजय खड़ा हुआ और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। वहीं अंगद ने भी ना में गर्दन हिलाई और वह भी चला गया। यज्ञ ने भी अपने बेटे को गोद में उठाया और वह भी देव को एक किले लुक देकर चला गया। तीनों के जाते ही देव की हंसी छूट गई। यज्ञ अपने बेटे को लेकर अपने केबिन में गया, जहां यामिनी अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी। यामिनी ने देखा तो यश यज्ञ की गोद में सो चुका था। यामिनी ने बड़े प्यार से यश को गोद में ले लिया और फिर धीरे से सोफे पर लेटा दिया। जैसे ही यामिनी ने यश को सोफे से लेटा कर खड़ी हुई यज्ञ से टकरा गई। यामिनी ने कहा, अंडस्को, तुम्हें दिन में भी दिखाई देना बंद हो गया। यज्ञ बोला, दिन में मतलब? इस पर यामिनी बोली, अंडस्को, दिन में मतलब रातों को तो तुम्हें दिखाई देता ही नहीं है। तभी तो तुम उस रात मेरे कमरे में आ गए थे, लेकिन अब लगता है दिन में भी तुम्हारी आंखें काम नहीं करती। यामिनी की बात सुनकर यज्ञ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर यामिनी के साइन करवाने थे, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। यज्ञ ने यामिनी की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर कुर्सी तक लेकर आया और फिर उसने यामिनी को बड़े प्यार से चेयर पर बिठाया और फिर बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोला, अंडस्को, यामिनी, मैंने एक डिसीजन लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस डिसीजन को मान लो।
यामिनी तो हैरानी से यज्ञ को देख रही थी। यामिनी इतना तो समझ गई थी कि यज्ञ के दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, वरना वह इतनी प्यार से तो यामिनी से कभी बात नहीं करता। यामिनी कुछ बोली नहीं तो यज्ञ ने फिर कहा, अंडरस्कोप देखा यामिनी, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम भी जानती हो मुझे यश से अटैचमेंट हो गया है, इसलिए मैंने यश के लिए एक एफडी करवाई है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस एफडी पर साइन करके उसे एक्सेप्ट कर लो। यामिनी गुस्से में बोली, अंडरस्कोप मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारे पैसे अपने बेटे को लेने दूंगी। मैं अपने बेटे को खुद पढ़ा लिखा सकती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी, तो तुम्हें मेरे और मेरे बेटे के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यामिनी की बात सुनकर यज्ञ को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था और वह दांत पिसता हुआ खुद से बोला, अंडरस्कोप मोटी भैंस मान जा, नहीं मोटी भैंस तो नहीं हो, पतली सुकड़ी सी हो, मान जाना क्यों मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन यज्ञ जानता था गुस्से से काम नहीं चलेगा। वह जो काम प्यार से करवा सकता है उस काम को गुस्से में कभी नहीं करवा सकता। ये यज्ञ जानता था अगर उसने सामने से यामिनी को प्रपोज किया तो यामिनी कभी भी उसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए यज्ञ ने डिसाइड किया कि वह धोखे से शादी के पेपर साइन करवाएगा और उसके बाद अपने पापा को कन्फेस करके यामिनी से शादी करेगा। लेकिन यामिनी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। यज्ञ ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अंडरस्कोप यामिनी समझने की कोशिश करो, मैं बस यश का फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। एफडी का अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, तुम प्लीज एक छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लो। तुम खुद ही सोचो, यश का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा तो तुम भी निश्चित हो जाओगी। यज्ञ ने अगले ही पल यामिनी के सामने बहुत ही मासूमियत से हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्कोप यामिनी प्लीज, मुझे यश से बहुत लगाव हो गया है, मुझे यश के लिए इतना तो करने दो। प्लीज यामिनी जरा देखो तो मुझे, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं छोड़े, लेकिन तुम्हारे सामने जोड़कर कहता हूँ, मुझे मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने दो। तुम उस एफडी में से पैसा खुद के लिए कभी खर्च मत करना, वह पैसा यश का होगा और यश का जब मन करे, जैसे मन करे, वह उसे खर्च कर सकता है, प्लीज यामिनी। यज्ञ को ऐसे देखकर यामिनी पिघल गई। यज्ञ ने झूठी सही लेकिन एक बात सच कही थी कि उसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन वह यामिनी के सामने जोड़ रहा है। यामिनी को भी लगा कि यज्ञ का इतना हक तो अपने बच्चे पर बनता ही है। यामिनी की आंखें नम हो गई, वह भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि यश और यज्ञ एक दूसरे के साथ रहे। वह भी चाहती थी कि यज्ञ उसे शादी के लिए मना ले, फिर वह एक अच्छी फैमिली बन के साथ रहे। यामिनी की आंखें नम थी, उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए और हाँ में गर्दन हिला दी और वही यज्ञ के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। यज्ञ ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोप पिशाचिनी, तुझसे दूर रहकर तुझे परेशान नहीं करूंगा, अब तो तुझे अपने कमरे में लाकर परेशान करूंगा। वही यामिनी ने यज्ञ से कहा, अंडरस्कोप कहाँ करने हैं साइन। यज्ञ ने कुछ पेपर यामिनी के सामने रख दिए और यामिनी ने इमोशनल होकर बिना पढ़े उन पेपर पर साइन कर दिए। यामिनी को नहीं पता था कि वह जिन पेपर पर साइन कर रही है कहीं ना कहीं वह उसकी इच्छा ही है जो यज्ञ पूरी कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच अभी बहुत फासले थे जिसे ना यज्ञ खत्म करना चाहता था और ना ही यामिनी। लेकिन अगर दोनों साथ में रहेंगे तो वह फिर फासले खत्म तो जरूर होंगे। वह कहते हैं ना कि दो दुश्मनों को भी अगर अकेला छोड़ दो तो वह भी दोस्त बन जाते हैं। यामिनी और यज्ञ का भी ऐसा ही था, दोनों साथ रहते तो एक दूसरे से अटैचमेंट हो ही जाती। वैसे भी यामिनी को तो यज्ञ से कॉलेज टाइम से प्यार था, कहीं ना कहीं उसका प्यार बाहर आ ही जाता और जब उसका प्यार बाहर आता तो यश उस प्यार को खुद में समेट लेता। वहीं दूसरी तरफ धनंजय धरा के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। धनंजय की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। धनंजय अपनी उंगलियां स्टेरिंग पर टाइप कर रहा था और तभी उसने गर्दन घुमाकर देव को देखकर कहा, अंडरस्कोप तुम श्योर हो ये स्टूपिड सा फूलों का बुके देने से धरा पट जाएगी? तुम्हें लगता है धरा इन 4 फूलों को देने से मान जाएगी? देव जो कि अपने मोबाइल में पूरी तरह से डूबा हुआ था, या कह सकते हैं वह बस मोबाइल में डूबे रहने की एक्टिंग कर रहा था। उसकी ज्ञानेंद्रियां तो हमेशा ही आसपास हो रही हलचल को ऑब्जर्व करती थी। देव ने कहा, अंडरस्कोप इन 4 फूलों से वह मानेगी नहीं बल्कि तुम्हारे एफर्ट से इम्प्रेस हो जाएगी, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। धनंजय ने फिर कहा, अंडरस्कोप मैं सबके सामने नहीं कर पाऊंगा। देव बोला, अंडरस्कोप क्यों सबके सामने करते हुए शर्म आती है? धनंजय थोड़ा सा मुंह बनाकर बोला, अंडरस्कोप तुम समझ नहीं रहे, मैं धनंजय दीवान हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे सबके सामने ये सब करते हुए अजीब लगेगा।
इस पर देव ने कहा, अंडरस्को कुछ अजीब नहीं लगेगा, चुपचाप इन फूलों को पकड़ो, रेस्टोरेंट के अंदर जाओ और सबके सामने घुटने पर बैठकर यह फूल धरा को दे दो और अगर धरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आए तो आकर मुझे बता देना। धनंजय फिर से मुंह बनाता हुआ बोला, अंडरस्को अब धरा की मुस्कान के लिए मुझे घुटनों के बल बैठना होगा। इस पर देव बोला, अंडरस्को घुटनों के बल नहीं, सिर्फ एक घुटने पर बैठना होगा। यार तुम पिक्चर नहीं देखते हो क्या? चलो मैं दिखा देता हूँ। इतना कहकर देव ने अपने फोन में धनंजय को एक वीडियो क्लिप दिखाए और वीडियो क्लिप धनंजय को बहुत ही फिल्मी लग रही थी। धनंजय ने देव को देखकर फिर से पप्पी फेस बनाकर कहा, अंडरस्को देव सीधा सीधा आई लव यू बोलूंगा तो काम नहीं चलेगा। इस पर देव बोला, अंडरस्को आई लव यू टू उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार बोल चुके हो। तुम्हारे आई लव यू का असर उस पर नहीं होता, लेकिन इन फूलों का असर जरूर होगा। अब मेरा मुंह मत देखो, जल्दी जाओ। धनंजय ने बेमन वह फूल उठाए। धनंजय को बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी भी किसी के लिए ये सब नहीं किया था। धनंजय ने फोन लिया और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा, लेकिन धनंजय एक एक पैर कैसे उठा रहा था धनंजय ही जानता था। धनंजय के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। धनंजय ने मन ही मन कहा, अंडरस्को मैंने एक से एक बड़ी डील क्रैक की है। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन से भी मिला हूँ, लेकिन ये छोटी सी धरा से मिलने में मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये 100 रुपए के फूल इन्हें देते हुए मेरी हालत क्यों खराब हो रही है? किसी को गोली मारना कितना आसान है, हड्डियां तोड़ना भी कितना आसान है, लेकिन ये सब करना कितना मुश्किल है। मैं तो सल्यूट करता हूँ लड़कों को जो सारा सारा दिन लड़कियों के आगे पीछे भागते रहते हैं। मुझसे तो ये सब हो नहीं रहा, लेकिन शायद देव सही कहता है, ये सब करके ही मैं धरा के दिल में अपने लिए जगह बना सकता हूँ। धनंजय ने रेस्टोरेंट का गेट खोला तो रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ था। अब तो धनंजय का दिल और जोरों से धड़कने लगा। देव ने कहा था कि सबके सामने घुटने पर बैठकर धरा को फ्लावर्स देने हैं और धनंजय ने उन सारे आदमियों को देखा तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा गिर गया। धनंजय वापस से वहां से चला गया और देव के पास आकर नर्वस होता हुआ बोला, अंडरस्को पूरा रेस्टोरेंट भरा पड़ा है, मैं सबके सामने धरा को घुटने के बल बैठकर यह फ्लावर्स नहीं दे सकता। इस पर देव ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम अकेले में भी धरा को यह फ्लावर नहीं दे पाओगे। धनंजय फिर से मासूम बनाकर बोला, अंडरस्को देव प्लीज कुछ और सोचो, कम से कम मेरे रेपुटेशन का ख्याल तो रखो, ऐसे सबके सामने नहीं दे पाऊंगा। धनंजय की बात सुनकर देव को गुस्सा आ गया, लेकिन फिलहाल उसने अपना गुस्सा दबा लिया और धनंजय को कहा, अंडरस्को धनंजय चुपचाप जाकर धरा को ये पूछ दे दो, वरना सच कहता हूँ धरा को जाने से कोई नहीं रोक सकता। धनंजय ने देव का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, अंडरस्को ये देख मेरे दिल की धड़कनें कितनी फास्ट भाग रही है। तुझे पता है मैंने आज तक कितनी बार गोली चलाई है, कितनों पर चलाई है ये भी गिनती नहीं है, लेकिन तब भी मैं कभी डरा नहीं। 19 साल का था पहली बार गन तब उठाई थी और आज 27 का हो गया हूँ पहली बार फूल उठाए हैं, लेकिन ये फूल ज्यादा डरा रहे हैं।